प्रयोगवाद हो गया है ना। ठीक बात है। तो अच्छी बात, प्रयोगवाद आपने कर लिया। और हम लोग जो हैं अब इसके आगे, प्रयोगवाद में आपको सारी बातें समझ में आ गई, अज्ञेय की भूमिका समझ में आ गई, अज्ञेय कौन थे, अज्ञेय की भूमिका क्या है। धीरे धीरे आप हिंदी साहित्य में, अभी आप लोग जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग आंसर अच्छा लिखते हैं, कुछ नहीं, जानकारी जैसे जैसे आपकी इस पे होती जाएगी विषय पे, आप अच्छा लिखने लगेंगे। अभी सिलेबस का आप केवल एक हिस्सा, मतलब आप एक चैप्टर जानते हैं। बहुत आसान बातें हैं, बहुत कुछ ऐसा है नहीं कि जो आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। अभी चूंकि होता क्या है कि हमने मान लीजिए कि जो भी चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर से जुड़े हुए जो भी चीज़ें हैं उतने पे अपने आप को कंसंट्रेट रखना है। सामान्य सी बातों को दिमाग में रखना है कि भाई इस चैप्टर में कौन व्यक्ति कितना ज़्यादा उसका प्रभाव था। हर काल में आप देखेंगे किसी न किसी का प्रभाव रहा है। जैसे भारतेंदु काल है, वहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव है। आप द्विवेदी काल में देखेंगे तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का काल है, उनका प्रभाव दिखाई देगा। छायावाद में देखेंगे तो 4 कवियों का प्रभाव। मोटी मोटी बातें समझ में आ जाए, लिखना कोई कठिन काम नहीं, और मोटी मोटी बातें समझ में ना आए तो लिखना बहुत पहाड़ का काम है। क्यों नहीं लिख पाएंगे? क्यों नहीं लिख पाएंगे? हम क्वेश्चन लिखने की स्पीड बना ले, हम बिल्कुल लिख सकते भाई, हमारे लिखने में कोई समस्या नहीं है, हम तो वे बिल्कुल लिख सकते हैं ना। हमें आप ये सोचिए कि अगर हमें आ रहा है तो लिखने में क्या समस्या है। पहले तो कॉपियां मिलती थी मेंस में, आप चाहे जितना लिखिए, आप मानेंगे नहीं, पहले इतना लोग लिखते थे, इतना लिखते थे, पहले ये शब्द सीमा भी नहीं थी। समझ में आई? आता है ना, जब जब आता है तो फिर कोई नहीं समझ में आता है, वहां ना अगल ना बगल, और फिर लिखता चला जाता है। और जो ये कह रही हो, और जहां आपको ये दिखा कि इस बार आईएएस लेना है तो अपने आप लिखा जाएगा, अपने आप लिखा जाएगा। मेंस देने के बाद लोगों की ये हालत होती है, उंगलियां जो हैं इस तरीके से हो जाती है, लगता है उंगलियां बिल्कुल जो 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 सुन्न हो गई हैं। मेंस आसान नहीं है, मेंस में लिखना बहुत है, इसीलिए जो लोग कम लिखते हैं मेंस में जाके बहुत परेशान होते हैं। आप जितना पढ़ रहे हैं उसका 3 टाइम आपको लिखना है, 3 गुना, तब मेंस में दिक्कत नहीं होगी। युद्ध से पहले युद्ध के प्रयास अगर आप करेंगे तो खून कम बहेगा एग्जाम में, और उसी समय प्रयास करेंगे कि आज ही हम पूरा सब कुछ आर पार कर देंगे, तो फिर वहीं गर्दन भी कटेगी, वहीं पेपर भी छूटेगा, और वहीं उस साल फेल भी होते हैं। हमारे जो भी स्टूडेंट हैं जो मेंस दे रहे हैं या जिसने इंटरव्यू दिया, मेरी जब भी बात होती है, चाहे संदीप से, सत्यजीत से, या मंजू जब जब दे रही थी तो उससे, या जो भी बच्चे हैं, होगा सिलेक्शन उसी का जिसका पूरा पेपर होगा। जो पेपर छोड़ के आएगा 18 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर, वो 30 नंबर वैसे ही बाहर है। इतने बड़े एग्जाम में अगर आपने पेपर छोड़ दिया, आता है नहीं आता वो छोड़िए, पेपर छूटना नहीं चाहिए। कुछ भी फ्रेमिंग बना के आ जाइए, गोल गोल बना के दी कि ये है समाधान, ये ऐसे होता है, उनको ही पता है कि आखिरी तक जाते जाते नहीं हो पाता है। क्या लगता है आपको कि ये जो आईएएस हो जाते हैं लोग, ये बहुत बड़े तिलिस्म लोग हैं क्या? बहुत सामान्य, हर व्यक्ति सामान्य होता है, होने के बाद हम उसको तिलिस्म बना दे, ये देखिए ये है मैडम। अभी आप देखिए खूब रील चल रही है। सामान्य से असामान्य की यात्रा यही है कि आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए। अभी हिंदी माध्यम में, हिंदी साहित्य से अच्छा विषय कोई है ही नहीं, निरपेक्ष। ये इसलिए नहीं बता रहा हूं कि इसे जो मैं पढ़ा रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि इसमें रिजल्ट है, इसमें नंबर है।
आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें नंबर कैसे आएगा। एग्जाम्पल आप लिखते हैं, एग्जाम्पल इसकी जान है, आत्मा है हिंदी साहित्य की। एग्जाम्पल आपको चाहिए ही चाहिए। कबीर लिख रहे हैं, कबीर पे 4 एग्जाम्पल चाहिए। आप सूर लिख रहे हैं तो 4 एग्जाम्पल चाहिए आपको। वो तो सामान्य बातें सब बता देंगे सूर की, कि सूर की संवेदना क्या है, सूर किस पे बात करते हैं, तुलसी किस पे बात करते हैं। एग्जाम्पल पे तो बात बनेगी, प्रमाण है वो एग्जाम्पल कि आप जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारा रिजल्ट इस पे टिका है ऑप्शनल के नंबर पर। हम यहां प्रयोग करने नहीं आए हैं कि हम प्रयोग कर लें, हिस्ट्री लें कि ज्योग्राफी लें, सोशियोलॉजी लें, पता चले प्रयोग करके 3 साल निकाल दिया। एक बार मेंस दिया, ज्योग्राफी में नंबर नहीं आया, हिस्ट्री में नंबर नहीं आया। नंबर इसमें भी नहीं आ सकता, नंबर इसमें लेकिन आने की संभावना ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, प्रायिकता ज्यादा है, इसलिए इस विषय पर हम जा रहे हैं। मैं जितना हिंदी आपको पढ़ा रहा हूं, इससे अच्छा हिस्ट्री पढ़ाता हूं, ये बात आप जानते हैं जो लोग भी पढ़े हैं। हिस्ट्री में क्यों नहीं ऑप्शनल पढ़ाता हूं, पहले भी पढ़ाता था, पढ़ा भी चुका हूं, बहुत सारे बच्चे हिस्ट्री से जो मेंस भी दे चुके हैं। लेकिन नंबर उनके देख के मुझे इस बात का वो लगता है कि 260 250 में लड़की हालत खराब है, और यहां कम मेहनत पर अधिक नंबर लाने की संभावना ज्यादा है, बार बार रिवीजन करने की संभावना ज्यादा है। ये हमने कुछ उदाहरण याद कर लिए, कुछ लिख गया, उसके बाद हो गया काम खत्म। उपन्यास है, कहानी अपने तरफ से लिखने का स्कोप है। जहां अपने तरफ से लिखने का स्कोप है वहां आप पेपर छोड़ के नहीं आएंगे, जहां अपने तरफ से लिखने का स्कोप नहीं है वहां पे आप पेपर छोड़ के आएंगे। जैसे सिद्धांत, आपने ज्योग्राफी ले लिया, उसमें पहला पेपर पूरा सिद्धांत है, आपने कुछ भी इधर से उधर लिखा गलत। आपने सोशियोलॉजी ले लिया, जो है रिपोर्ट है वही लिखेंगे। यहां मौलिकता है, लिखिए आप, बस उदाहरण दीजिए, उदाहरण दीजिए। कवि ने ये कहा, वही उनको चाहिए। ये तोड़ो तोड़ो कारा निकले फिर गंगा जलधारा वाला सब्जेक्ट है। यहां कलम रुकेगी नहीं, अगर समझ में आ गया तो, और नहीं समझ में आया तो कलम चलेगी भी नहीं। तो बात समझ में आ रही है? इसलिए वैकल्पिक विषय जब आप लेते हैं तो जितनी आपको शक्ति डालनी चाहिए उतनी शक्ति आप डालिए। 1000 नंबर में जनरल स्टडी के 350 के ऊपर नंबर आता है तो हम बहुत खुश होते हैं। 400 आ जाए तो कहते हैं हमारे बल्ले बल्ले। 500 में अगर आप 300 नंबर लेकर आ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि सीधे सीधे आपने जनरल स्टडी के पेपर की बराबरी कर दिया। और जिस समय ये होगा तो आप रैंक लगा के सेलेक्ट होंगे। ये जो भी बच्चे 100 इनकी रैंक आ गई, किसी कितनी आ गई, इसके पीछे ऑप्शनल का नंबर है। हिंदी माध्यम में नंबर जीएस के पेपर में कम आता है, पेपर 3 में नंबर बहुत कम आता है हिंदी माध्यम में। आप देखें क्यों? क्योंकि पूरा टेक्निकल सब्जेक्ट है, इकोनॉमी है ना, जो साइंस टेक है। लेकिन मैं उसमें भी आपको एक तरीका बताऊंगा जिस तरीके से आपके नंबर आ जाएंगे। आप किसी चीज को कॉम्प्लेक्स करके ना तो समझे ना तो लिखें, आसान करके जिस दिन समझ लेंगे, आइंस्टीन यही कहता है कि चीजों को आसान करके समझिए और समझा दीजिए। आपकी कॉपी खुद भी आप पढ़ें तो आपको लगे कि हाँ ये बात तो ठीक लिखी गई है, कैसे गलत हो सकती। हम आंसर लिखते समय ही हमें एजम्पशन हो जाता है, हमारे को अनुमान हो जाता है कि हमारे इस बार नंबर कैसे आएंगे। ये हमें समझना पड़ेगा। क्या बात समझ में आई क्या? तो प्रयोगवाद संजना, इसके कुछ शब्द समझने में दिक्कत होती है तुम्हें? हो ही जाना चाहिए, वो होगा ही, क्योंकि वही वाली कहानी होगी आधे अधूरे वाली, कि सावित्री ने कहा कि ये जगह ठीक नहीं, फिर अलग जगह गए, फिर वहां मामला फंस गया, फिर कुछ होना, एक जगह जहां रुकिए वहां ठोस तरीके से उस पर काम कर डालिए, बस हो जाएगा काम।
हो जाएगी। पेपर क्यों पढ़ा रहे हैं? पेपर बहुत बड़ा स्रोत है आपके शब्द समूह को बढ़ाने के लिए। हम पेपर, कितने लोग ऐसे हैं जो पेपर पढ़ते हैं उसमें कुछ अच्छे वर्ड आते हैं उसको लिखते हैं? कोई नहीं लिखता होगा आप लोगों में से। आप लिखते हैं, रेयर हैं। हम जब पढ़ते थे हम लिखते थे। आज जो शब्द निकलते हैं ना भैया, ऐसे नहीं निकलेंगे शब्द, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। हम हिंदी माध्यम में हमारा शब्द अच्छा हो, हम बोलें तो समझ में आए। कल आपने आगे की बात भी सुना कि आप जब बोलते हैं तो पता चल जाता है भाषा की आपके पास कितनी जो गहराई है, और ये धीरे धीरे आएगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आवे फल होए। तो ऋतु को आने दीजिए, अभी तो ऋतु आई नहीं है। अब ऋतु नाम की लड़की आएगी उसकी बात नहीं है, अब मौसम आएगा बारिश वाला। तो उम्मीद करते हैं कि प्रयोगवाद आपको समझ में आया होगा, और नहीं भी आया होगा तब भी आना चाहिए। अब तो कुछ और आप कर नहीं सकते, आपको समझना ही पड़ेगा। अपने दिमाग को मैसेज दीजिए, समझ में आएगा ही आएगा। सारा खेल फ्रीक्वेंसी का है। नई कविता, इसके बाद का जो हमारा चैप्टर है नई कविता, ये क्या है? नई कविता क्या है और नई कविता का आरंभ क्यों हुआ, इसका अर्थ क्या है, और ये प्रयोगवाद के बाद कैसे आती है? नई कविता से क्या अर्थ लगता है आपको? नई पोट्री होगी, कुछ नयापन होगा। अब नई कविता आई तो उसके पीछे की भूमिका क्या है? वही सेम जैसे आपने प्रयोगवाद में देखा कि कुछ लोग आए, अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन किया, वहां से बताया कि एक नया वाद शुरू हो रहा है, एक नए तरीके से सत्य के अन्वेषण की बात हो रही है कि नहीं, हमें सत्य को ढूंढना है। उसी तरह की कुछ बात यहां रही होगी, तभी नई कविता का आंदोलन चला होगा। कुछ लोग ये मानते हैं कि जगदीश चंद्र गुप्त नाम के एक साहित्यकार हुए हिंदी साहित्य में। 1954 में उनकी एक कविता आई नई कविता के नाम से। 1954 में जगदीश चंद्र गुप्त की कविता आई नई कविता के नाम से, और वहीं से कुछ लोग ये मानते हैं कि नई कविता आंदोलन शुरू हुआ। कुछ लोगों का ये मानना है कि जब दूसरा तार सप्तक, एक वर्ग मैंने बता दिया जगदीश चंद्र माथुर, कुछ लोग ये मानते हैं 1951 में दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। अगर आपको याद हो, अज्ञे ने किया था पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन हुआ 1951 में, और यहीं से प्रयोगवाद में नई नई बातें शुरू हुई। क्योंकि आपको ये पता है प्रयोगवाद में नई चीजों को ज्यादा बल दिया गया था, नई राहों के अन्वेषण की बात की गई थी। तो जब नई बातों पर हमने बल दिया तो यहीं से नई कविता की शुरुआत हुई। दो विचारधारा, एक जगदीश चंद्र माथुर की जो कविताओं के आधार पर, एक विचारधारा ये है कि जब दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन हुआ तब भारत में हिंदी साहित्य के अंदर नई कविता का विषय सामने आता है। ये बात समझ में आ गई, आंदोलन क्यों आरंभ हुआ। दूसरी बात, नई कविता है क्या? नई कविता क्या है? पहली बात तो आपने समझा कि नई कविता की शुरुआत कैसे। तो आपने देखा कि दूसरा तार सप्तक, क्योंकि अभी आप नहीं सुनते जाएंगे तो आपके दिमाग से निकल जाएगा। दूसरा तार सप्तक का जब प्रकाशन हुआ 1951 में, तो यहां पर आप देखें नई कविता की बात होने लगी कि कुछ नयापन है। किसमें? जो प्रयोगवाद के अंदर ही कुछ नयापन और बढ़ने लगा, और जब दूसरा तार सप्तक आया तो वहीं से नई कविता की बात हमने कर दिया। इसके अलावा 1954 में जगदीश चंद्र गुप्त, 1954 में जगदीश चंद्र गुप्त
1954 में हम देखते हैं तो जगदीश चंद्र गुप्त की जो कविता थी उसका नाम था नई कविता। इनकी कविता कौन सी थी? पत्रिका में छपी नई कविता। ये पत्रिका में छपी, क्या नाम था? नई कविता। और यहीं से नई कविता आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन शुरू यहीं से नई कविता आंदोलन शुरू हुआ। अब नई कविता का अर्थ क्या है? नई कविता का अर्थ क्या है? नई कविता है क्या? नई कविता कितनी नई है और कितनी पुरानी है? भाई लोग ये कहें कि हमारा नाम नया है, तो नाम कितना नया है कितना पुराना, ये तो हम मूल्यांकन करेंगे। तो प्रश्न यहाँ ये है कि नई कविता कितनी नई है, किस अर्थ में नई है। और आप देखें तो हर काल का व्यक्ति अपने पिछले काल से कुछ नया ही होता है। ऐसे समझ लीजिए, आज हम अपनी पिछली पीढ़ियों से कुछ नए हैं। तो ये किस संदर्भ में नए हैं या इनकी कविताएं किस संदर्भ में नई हैं? लेकिन यहाँ पर जो नएपन का जो विषय है वो अलग है थोड़ा। यहाँ पर नएपन का मतलब क्या है? जो कविता लिखी गई है उसकी जो अंतर वस्तु है, मतलब उसके अंदर का जो कंटेंट है वो पहले की तुलना में अलग है। मतलब नई कविता वो कविता है जिसके अंदर की अंतर वस्तु का कंटेंट पहले की कविताओं से अलग है। जो पहले की कविताएं हैं उनमें जो कंटेंट दिया गया है उसको यहाँ कुछ आप देखें अलग तरीके से रखा गया है। इसी नएपन के कारण ही इसे नई कविता कहते हैं। कुछ नया, मौलिक, कुछ बेहतर, नएपन के कारण ही हम इसे नई कविता कहते हैं। और क्या है? अब यहाँ पर नई कविता में कौन कौन से कवि होंगे? जो लोग थे उस समय वो अभी भी जीवित हैं। अज्ञेय हैं, फिर रघुवीर सहाय हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं, धर्मवीर भारती हैं, फिर आपको विजय देव नारायण शाही जी एक हैं। ये सारे कवि हैं जो नई कविताओं में लिख रहे हैं। कुछ के नाम याद रहे, सबके नाम याद नहीं करने हैं। कुछ के नाम याद रहे कि कौन नई कविता में लोग हैं जो लिख रहे हैं नएपन के साथ। तो नएपन का मतलब क्या है? यहाँ के अंतर वस्तु पहले से अलग है, इसलिए नई कविता कह रहे हैं। अब समझिए नई कविता को लेकर क्या क्या बातें हैं, क्या क्या इसका मामला है। ये बात समझ में आ गई इतनी? अब नई कविता के समय में कौन सी परिस्थितियां हैं? क्यों नई कविता आई? क्योंकि आविष्कार जब भी होते हैं आवश्यकताओं के आधार पर होते हैं। कोई चीज आती है उसके पीछे परिस्थितियां खड़ी होती हैं। कोई क्रांति होती है तो लोग पहले झंडा लेके बाहर निकलते हैं। अगर नई कविता आई तो परिस्थितियां कुछ न कुछ होंगी। जैसे प्रयोगवाद आया तो प्रगतिवाद की परिस्थिति थी, और अगर प्रगतिवाद आया तो छायावाद की परिस्थिति थी, और छायावाद आया तो उसके पीछे की परिस्थिति थी कि जो स्वच्छंदतावाद था वो था, और अगर वो भी आया तो उसके पीछे की परिस्थिति क्या थी? तो भारतेंदु काल। तो भारतेंदु काल की परिस्थितियां सब इंटरलिंक है। अभी आपने भारतेंदु काल नहीं पढ़ा, आपने द्विवेदी काल नहीं पढ़ा, फिर भी अगर आप इतनी बात समझ पा रहे हैं तो आप ये समझ पा रहे हैं इसका मतलब कि आप ठीक रास्ते पर चल रहे हैं। अभी तो आपने कुछ समझा ही नहीं, अभी तो आप केवल चैप्टर के एक हिस्से पर हैं। अभी तो मामला शुरुआत हुई है, और बीच में आपको अगर कोई बात जो समझ में आ जाए तो फिर तो ये है कि आपका दिमाग ठीक चल रहा है, आपके दिमाग में अभी बातें ठीक जा रही हैं। आप ऐसे समझिए कि अगर आईआईटी के बच्चे हिंदी साहित्य लेके, जिनका हिंदी साहित्य से कोई लेना देना नहीं है, नंबर ला सकते हैं। आप हिंदी माध्यम के अगर हिंदी साहित्य लेकर नंबर नहीं ला सकते तो फिर आपका पढ़ना बेकार है। आप ऐसे समझ लीजिए एक बात, बहुत सीधी बात है। विषय को लेकर जीना पड़ेगा। ऐसे अगर हम पढ़ाते हैं तो हमको मजा आता है, हम आपको पढ़ाते हैं, हमें आनंद आता है, हम किसी उसमें नहीं पढ़ाते।
1000 बच्चे भी अगर यहाँ बैठेंगे तो ऐसे ही पढ़ाएंगे जैसे आपको पढ़ा रहे हैं। ये अपना विजन है, हम इसी तरीके से पढ़ाते हैं। अगर आपको विषय पढ़ने में आनंद जिस दिन आ गया, पढ़ाने में आनंद आ गया, फिर आप सफल हैं अपने रास्ते में। कोई ना कोई ऐसा आएगा जो आपको इस तरह से समझ लिया अगर, तो फिर वो नंबर भी लाएगा और वो सेलेक्ट भी होगा। हमें अपने आप को देखना है कि हम कहाँ हैं, हमको कैसे आगे बढ़ना है। परिस्थितियां क्या हैं? आजादी मिल चुकी है देश को, 1947 हो चुका है, आजादी मिली, लेकिन हमारी आर्थिक विषमता कम नहीं हुई। अमीर गरीब, भेदभाव, असमानता, सब कुछ समाज में बनी हुई है। सरकार बनी, नारे चल रहे हैं कि गरीबी हटाएंगे, शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य सुविधा बढ़िया करेंगे, लेकिन हो नहीं पा रहा। अभी आपने इसके पीछे देखा था कि खादी ने साठगांठ कर ली है, तो कहीं ना कहीं उस साठगांठ पर भी प्रश्न है। और यहां पर जो देश का नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, वो जनता की समस्याओं पर उतना ध्यान नहीं दे रहा है जितना ध्यान देना चाहिए। अंग्रेजों में और हमारी सरकार में अंतर क्या है भाई? हमारी अपनी सरकार है, जनता का, जनता के ऊपर शासन है। हम किसी के अंतर्गत नहीं शासन में हैं, हम अपने ही अंतर्गत शासन में हैं। यही शासन चाहिए हमें अपने घर में, यही शासन चाहिए अपनी व्यवस्था में, यही शासन चाहिए अपने जो प्रशासन में। किसी अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो अपने ही लोगों को ऐसे बोल दे कि तुम मुर्गा बन जाओ। हमने देखा होगा अधिकारियों का, खूब ऐसे बहुत सारे वीडियो आते हैं, अधिकारी ने कहा तुम खड़े रहो। कुर्सी बैठा आदमी तो फिर हनक में रहता है, उसको समझ नहीं आता कि क्या कर रहे हैं। अभी आप बैठे नहीं इसलिए आपको लग रहा है कि ऐसा कैसे कर सकता है कोई इंसान। बिल्कुल कर सकता है। अब 1000 लोग आपको नमस्ते करना शुरू करेंगे ना, अपने आप ही यहां से आसमान तक आपका दिमाग चला जाएगा। आपको लगेगा कि बताइए, इस दुनिया में बड़े कलंदर भी, हम भी एक कलंदर ही हैं, महान से भी महान हम ही हैं। तब समस्या खड़ी हो जाती है। तो आदमी भूल जाता है कि आपने जनता के लिए, शासन के लिए वहां पे शपथ ली थी, और आपकी यही है। आपके नाम का विधेयक पास होता है, आपको पता है आईएएस बनने के बाद आपके नाम का विधेयक संसद में पास होगा। इसीलिए आईएएस अधिकारियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया बहुत कठिन है। आप सामान्य व्यक्ति बनने की प्रक्रिया में जा ही नहीं रहे हैं, असामान्य की यात्रा है ये। तो इस बात को समझिए, गंभीरता समझिए। तो यहां क्या है? असंतोष है। देश को जितना विकास, देश की जितनी जरूरत थी, पंडित नेहरू ने 1947 में भाषण दिया कि भारत अब जो है अलग उसमें बढ़ेगा, हम सब कुछ दूर कर देंगे, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और भारत दुनिया को जो लीडरशिप देगा। लेकिन कह देना और हो जाना समस्या अलग अलग बातें हैं। कहने में बहुत सारी बातें आसान होती हैं, करने उतरते हैं तो बातें कठिन होती हैं। देश में असंतोष हुआ क्योंकि जो बोला गया वो हुआ नहीं। दूसरी बात, मोह भंग हुआ। मोह भंग क्या होता है कि जान गए हम। एक अच्छा सा गाना है ना कि जो मोह मोह के धागे, ना वही है कि जब एक बार वो सब धागे टूट जाते हैं तो फिर क्या होता है? निराशा आती है। असंतोष, मोहभंग और निराशा, 3 शब्द हैं। ये 3 शब्द ऐसे हैं जो हमारे पास स्वतंत्रता के बाद बने रहे, और आज भी जितने आंदोलन होते हैं उसके पीछे यही 3 शब्द हैं। क्या बोलते हैं और हम क्या करते हैं, सरकारें क्या कहती हैं और क्या कर रही हैं। तो यहां आप देखेंगे कि लोगों के सपने नहीं पूरे हुए, तो छोटी सी आशा वो पूरी नहीं हुई। अब जब सपने नहीं पूरे हुए तो उसी सपने की गूंज आपको नई कविता में सुनाई देगी। जब कोई चीज हमारी सामने पूरी नहीं होती या हम कुछ पूरा नहीं कर पाते हैं तो हम उसे अपनी बातों से व्यक्त जरूर करते हैं। जैसा देश हम चाहते थे वैसा देश बना नहीं,
नागार्जुन की कविताओं में आपको खूब दिखेगा। नागार्जुन एकदम नाराज है, रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं में आपको दिखेगा। ये साहित्यकार, बेसिकली इनको साहित्यकार के नजरिए से मत देखो, ये समाज के अन्वेषी लोग हैं जो समाज को देखकर अपनी कविता लिखते हैं। इसीलिए साहित्य समाज से कटा हुआ नहीं होता है, साहित्य समाज से जुड़ा हुआ होता है। साहित्य का मतलब होता है दूसरे का हित। इसलिए आप साहित्य पढ़ रहे हैं तो थोड़ा अपने दिमाग को खोल के पढ़िए कि साहित्य क्यों पढ़ रहे हैं। और अभी अगर कायदे से नहीं पढ़े, इंटरव्यू में जाएंगे वहां फंस जाएंगे कि क्यों साहित्य लिया आपने। साहित्य समाज का दर्पण है, प्रतिबिंब है, जिसमें समाज देखा जाता है, समाज कैसा है और समाज को कैसा होना चाहिए, समाज के लिए आदर्श क्या है, स्थितियां क्या बननी चाहिए, असमानता है तो क्यों नहीं दूर हो रही। ये साहित्य की जान है। आजादी मिली, आजादी के बाद आप जानते हैं कि क्या हुआ। हमने विकास किया, हमने अपने देश में औद्योगिकरण किया, मशीनीकरण किया, शहरों का विकास हुआ। जब मशीनें आईं तो जो स्थानीय स्तर पे रोजगार थे उन रोजगारों को मशीनों ने छीना। शहरीकरण हुआ तो क्या हुआ, पूंजीवाद बढ़ा। लोग जब गांव से शहर आए तो शहर का आदमी अलग टाइप का होता है। मैंने आपको इसके पहले बताया, अजनबी है। यहां हर आदमी अजनबी है, अपने अपने अजनबी टाइप के। कोई किसी से मिलेगा तो थोड़ी देर ठीक रहेगा, फिर अजनबी हो जाएगा। मन करेगा तो बात करेगा, नहीं मन करेगा नहीं बात करेगा। एक मूवी भी आई थी अजनबी, तो यहां अजनबीपन है। फिल्मों का संबंध साहित्य से खूब है, इसलिए मैं बार बार फिल्मों का जिक्र करता हूं। ये मत समझना कि फिल्मों के ऐसे ही जिक्र हो रहे हैं, फिल्म भी समाज का दर्पण है। किसी देश का साहित्य और वहां का सिनेमा देखकर आप ये बता सकते हैं लोगों की मानसिकता क्या है, तो क्या देखना पसंद करते हैं, वही चीज हिट होती है। यहां सलमान खान की वही मूवी चलेगी जिसमें हुड़ दबंग दबंग होगा, जहां पे वो चुलबुल पांडे बनेंगे वर्दी पहन के, क्योंकि हनक वही है, डरते उसी से हैं और नायिका उसी प्रसन्न है। ये यहां पर आपको फिल्मों में भी समझना पड़ेगा। तो जो साहित्य में है, जो सिनेमा में है, वही समाज में भी है। और अगर नहीं है तो उस फिल्में नहीं चलेंगी। आज आप देखिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जितनी भी जो वेब सीरीज आ रही हैं, लगता है कि हर घर की कहानी उसमें हर चीज दिखा देते हैं। मतलब मुझे लगता है कि अपनी हर सांस का इतिहास लिखने पे लोग आमादा है, छोटी बड़ी सारी बात दिखा दे। कोई ऐसी बात नहीं कि जिसको आप नहीं दिखा रहे हैं। आप छोटे बच्चों के साथ फिल्म नहीं देख सकते ओटीटी की, आप उस पर नहीं बैठ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि क्या आ जाएगा कुछ पता नहीं, कब गाली गलौज हो जाए कुछ भी पता नहीं। पहले तो इसकी मर्यादा तो रखी जाती थी, अब वो भी खत्म है, क्योंकि यथार्थ जैसा है वैसा ही दिखाओ। ओटीटी यही कह रहा है, इसीलिए हमें आनंद आता है। जितना ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो वेब सीरीज को देखने में आनंद आता है, उतना आज तक कभी नहीं आया। क्या सही है गलत? एक बार देखना शुरू करो तो फिर बिना देखे खत्म किए मानोगे नहीं, ये यहां पे समझना है। तो शहरीकरण हुआ, इसके अलावा और क्या हुआ? समाज में अकेलापन, यांत्रिकता, आत्मनिर्वासन। एक एक शब्द को समझो। अकेलापन क्या है? हम सब भीड़ में हैं लेकिन फिर भी अकेले हैं। हमारे पास कोई बैठा है फिर भी हम अकेले हैं। अंदर तो हम अकेले ही बैठे हैं और वही अकेलापन हमें खाता है अंदर ही अंदर। क्या होगा? जितने संबंध हैं उन जब उनको देखते हैं तो वहां पर हमें समझ में आता है इस संबंध में तो बहुत ताकत ही नहीं है। वास्तविकता में अब चूंकि एक संबंध ऐसा होता है जिसको आप केवल जो प्रदर्शित कर सकते हैं, वास्तव में उसमें कोई दम नहीं है। इसलिए शहरों में आप देखेंगे तो एक अजीब समस्या है, अकेलापन है। परिवार में भी हैं, पति पत्नी भी हैं, फिर सास ससुर भी हैं, फिर भी अकेलापन है, क्योंकि कोई किसी को समझने को तैयार नहीं है। यह है अकेलापन। और क्या है? यांत्रिकता। हम सब मशीन हैं, उठा सुबह 6 बजे, उसके बाद निकल गए अपने अपने काम, फिर शाम को आए, फिर अपने अपने। मशीन हो चुका है पूरा मानव।
क्योंकि मशीन ही सामने है, उसी से प्रतिस्पर्धा मानव की है। इसीलिए रोबोट और इंसान, आप देखते होंगे बहुत सारी मूवी आती है, एक आई थी रोबोट, आगे भी एआई तकनीक में भी रोबोट आने वाले हैं, घरों में हर चीज हो जाएगा, फिर इंसान क्या करेगा, फिर संबंध क्या होंगे, सब तो खत्म ही होना है ना। अब आप जितना विकास पे बहुत आगे बढ़ेंगे उतनी ही समस्याएं बढ़ने वाली है। विकास इसीलिए केवल उतना चाहिए जितना जरूरी है। समझदार लोग क्या कर रहे हैं, एक दूर फार्म हाउस ले रहे हैं, 10-5 बीघे का अगर हो पैसा तो 1-2 बीघे भी हो जाए, वहां एक छोटा सा घर बना के उसी में ही अपना रात दिन पड़े हुए। क्या ही करना है, कितना भी उछल कूद कर लीजिए, 80 के बाद वैसे भी जाना है। 80 तो हो सकता है कि और पहले ही निकल जाए, जीवन शैली अच्छी नहीं है। यहाँ लोग कह रहे हैं आईएएस नहीं बने जिंदगी बिगड़ जाएगी। अरे आईएएस नहीं बने, जिएंगे तो ना, जिए नहीं तो क्या होगा। समझ में आई बात। तो पढ़ते समय ये दिमाग में रखो कि जो होगा वो अच्छा ही होगा। अपना परिश्रम पूरा करिए, फल छोड़ दीजिए, यही कृष्ण की गीता में है। निष्काम कर्म, फल कहीं जा ही नहीं सकता। अगर हमने कभी अध्ययन किया था, आईएएस नहीं वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन किया था तो वो जरूर दिखता है। ये होना चाहिए कि जो किया उसका फल दिखना चाहिए। फल दिखा और जहां गए वहां सही रहा। आप अपना कर्म करने पे आपका काम है, और होगा वही जो वहां पे लिखा है, होगा वही। आप पूरी अपनी जो दौड़ कर लीजिए, होने वाला वही है जो आप पे है पहले से। इस मामले में थोड़ा सा आप नियतिवादी हो सकते हैं। प्रयास आपका होगा और होगा वही जो ऊपर है। कलाम साहब तो नहीं बनना चाहते थे भाई, जो साइंटिस्ट बनने का भी मन नहीं था, तो बाद में विकल्प खुले, बाद में विकल्प खुले और बाद में उन्होंने चीजों को बहुत आगे ले गए। ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर हम जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पक्ष और विपक्ष होंगे। केवल एक पक्ष देके निर्णय आप नहीं ले सकते। असफलता का मतलब ये नहीं है कि आप असफल हो गए, अब जीवन में सफलता कभी नहीं मिलेगी। जीवन में सफलता किसी दूसरे एंगल से मिल सकती है, और वो एंगल हो सकता है उससे ज्यादा महान। ऐसे ऐसे अधिकारी हैं जिनको कोई नहीं जानता है, कोई जानता ही नहीं। तो आपको कुछ करना है ना समाज के लिए। क्यों अधिकारी बनना चाहते हैं? टू सर्व योर कंट्री, टू सर्व योर, अपनी सोसाइटी के लिए आप करना चाहते हैं ना। तो रास्ते तो अलग भी हो सकते हैं भाई। आचार्य प्रशांत, अभी आप देखते होंगे आचार्य प्रशांत एक हैं, वो भी आईएएस निकाले थे। एक और आईएएस हैं जो अभी वहां रहते हैं, वो जंगल में छोड़ दिए नौकरी। कुछ तो सोचना होगा, इसलिए ज्यादा ये मत सोचिए कि नहीं ये नहीं होगा तो ये नहीं हो ही नहीं पाएगा, फिर तो जीवन ही नहीं चलने वाला। नहीं, आप प्रयास फुल करिए, अपने प्रयास में कमी मत रखिए, वो प्रयास आपको वापस जरूर मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा मेरी। तो यहां अकेलापन, आत्मनिर्वासन। आत्मनिर्वासन क्या होता है? अपने से ही कट जाना, स्वयं से ही कट जाना। आज क्यों दुखी हैं हम? क्योंकि हम स्वयं से कटे हुए लोग हैं। आत्मनिर्वासन हो जाना, अपनी आपकी जो आत्मा है ना आप सबके भीतर, हमारे भीतर, वो आत्मा हमेशा नित्य है, हमेशा एक स्थिति में रहती, सम, न उसको दुख है न उसको सुख है, वो मस्त है बिल्कुल। वही चेतना है आपके भीतर, इसी को बुद्ध ने चेतना कहा। कौन दुखी है? हमारा शरीर दुखी है, क्योंकि शरीर ही हमारी आत्मा को संचालित कर रहा है। शरीर में हर तरह की इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं ही समस्या देती हैं। इसीलिए जब आप अंतर्मुखी होते हैं तो आप खुद से बात करते हैं, और उसके बाद ही आपका मन रुकना शुरू होता है। मन तो रुकेगा ही नहीं,
आप अच्छा कर लीजिए, बुरा कर लीजिए, आपने बहुत ज्यादा खराब काम करना शुरू किया, फिर आप वही काम करेंगे न चाहते हुए भी, छोड़ ही नहीं पाएंगे। ये कर्म की गति है। आप अच्छा मत करिए, आप देखिए आपसे अच्छा होगा भी नहीं। ये सारा फ्रीक्वेंसी ऑफ ला है। आप एक काम करना शुरू करिए, फिर आप देखिए होता क्या है। बाद में वो काम आप नहीं भी करना चाहिए फिर भी वो होगा, उसी समय पर होगा आके। बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। इसीलिए कुछ रूटीन, कुछ काम आप ऐसे बनाइए जो आपके पूरे जीवन भर चले। क्या बात समझ में आई? आप काम नहीं कर रहे हैं, काम आपको करने लग जाएगा बाद में। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? जो लोग किसी भी नशे के शिकार हैं, आप उनसे मिल लीजिए। एकदम रूटीन से काम करते हैं, 6 बजे शाम को, फिक्स है रूटीन। उतना रूटीन से अगर वो पढ़ाई किए होते अपने जीवन में तो बड़े से बड़ा काम कर गए होते, लेकिन उसमें फिक्स है। और मैं आपको किसी और चीज पे फिक्स करना चाहता हूं। पढ़िए, मस्त होके पढ़िए, घूमना है तो घूम लीजिए, लेकिन ये नहीं अंदर बाहर नहीं, घूमना भी है और बैठे भी हैं। ऐसे व्यक्ति कभी सफल नहीं होते, कभी सफलता मिली ही नहीं है ऐसे लोगों को। क्लियर रहिए बिल्कुल विजन से, स्मार्ट रहिए, खूब खूब खुश रहिए, जैसे रहना है वैसे रहिए, लेकिन जो जहां पे है वह उसको उसी तरह से करिए। अधिकतर लोग असफल इसलिए हैं कि वो जहां है वो वहां नहीं है। इसी कहते हैं आत्मनिर्वासन। क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया। इसके अलावा मनुष्य का महत्व बहुत कम हो गया। मनुष्य का महत्व क्यों कम हो गया? क्योंकि अब महत्व तो पैसे का बढ़ गया है। पैसा है तो इंसान का कोई महत्व नहीं है। आज आप देखें मनुष्य बहुत छोटा होता जा रहा है। कोई किसी को मार दे रहा है, कोई मतलब नहीं। कोई कुछ भी कर जा रहा है, कोई मतलब नहीं। इसका मतलब क्या है? संवेदनहीनता है समाज में। समाज संवेदनशील है ही नहीं। बोल रहा है कि हां हम संवेदनशील हैं, लेकिन संवेदनशील नहीं। समाज में कहीं ना कहीं अंदर के स्तर पर, भीतरी स्तर पर जकड़न है। आपने अभी जो लेख पढ़ा था कि इतनी महिलाएं गायब हो जा रही, इतनी लड़कियां गायब हो जा रही, ये क्या दिखा रहा है? कि कुछ लोग ऐसे समाज में हैं जो घात लगाकर इसीलिए बैठे, उनको कोई काम नहीं है धरती पे, उनका काम ही यही है। ये क्या है? ये समाज में मानव को बहुत छोटा मान लिया गया है। आपने देखा होगा कि जो डार्विन के उत्तरजीविता का सिद्धांत क्या है? शक्तिशाली शक्तिहीन को खा जाएगा, जो शक्ति में रहेगा वही आगे बढ़ेगा। योग्यतम की उत्तरजीविता, यही तो हो रहा है। क्यों कमजोर लोग गायब हो जा रहे हैं? यही प्रक्रिया है। समाज में भी यही होता है। जो बहुत बड़े लोग हैं वो छोटे लोगों को चलने नहीं देते। क्षेत्र में भी ये होता है, हर जगह ये है। कोई नेता उभर रहा है, हत्या। क्यों? क्योंकि उससे खतरा है आगे आने वाले समय में। ये खूब होता है। तो यहां समझिएगा कि ये बात इसीलिए समझने की जरूरत है कि मनुष्य का जो जीवन है, या जो उस समय मनुष्य थे, उसको बहुत छोटा मान लिया गया, लघु मानव। तो लघु मानव वाला जो सिद्धांत क्या, ये अस्तित्ववादी सिद्धांत है, जिस पर सिगमंड फ्रायड और सात्र, भारत में अज्ञे, इस पे बहुत बोलते हैं। लघु मानव, मानव बहुत छोटा है। कब कौन मार देगा, कब कोई युद्ध हो जाएगा, कब मानवता खत्म हो जाएगी, कुछ पता ही नहीं। आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें तो आपको समझ में आ जाएगा दुनिया एकदम बारूद के ढेर पे बैठी हुई है। अभी आप यहां बात कर रहे हैं और अमेरिका कूद जाए यूक्रेन की तरफ से, अभी परमाणु युद्ध हो जाएगा, काम खत्म। यही तो है।
लघु मानववाद, अस्तित्व का ही संकट है। और क्या हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हो चुका है, शीत युद्ध चल रहा है, और शीत युद्ध में आप देखेंगे कि दो विचारधारा है, एक तरफ साम्यवाद और एक तरफ पूंजीवाद। अगर आप देखेंगे मार्क्सवाद वैसे तो सबकी समानता की बात करता है, लेकिन मार्क्सवादी देशों में कोई अधिकार नहीं है। उदाहरण देखिए, चाइना, लिख नहीं सकते, सेंसरशिप है, लिख दिया तो खाल उतार देंगे वहां लोग। वहां की जो कम्युनिस्ट सरकार है, आप लिख ही नहीं सकते उसके बारे में कुछ भी, कोई नीति आए कुछ भी है वैसे चलते रहिए। तो मार्क्सवादियों के यहां अगर आप देखेंगे, वैसे तो मार्क्स जो है इस बात को कहता है कि नहीं सबकी बराबरी होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो क्या समाजवादी देशों में कुछ बोलने का अधिकार है? क्या बुद्धिजीवियों की कुछ बात रखने का अधिकार है? तो नहीं है। अगर कोई बुद्धिजीवी है, लेखक है, या आम जनता के कोई अधिकार हैं, उनको स्वतंत्रता है? तो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर कैसे बात रखी जाएगी? और आप नई कविता पे देखेंगे अस्तित्ववादी दर्शन का सबसे ज्यादा असर है। अस्तित्ववादी दर्शन क्या है? जहां मानव बहुत छोटा है, मानव बहुत छोटेपन का शिकार है, लघु मानववाद। और आप देखेंगे कि यहां पर इसके अलावा मार्क्सवाद की विचारधारा का भी असर दिखेगा। मतलब ये दोनों विचारधाराएं हैं समाज में उस समय। तो एक तो आपको दिखाई देगा अस्तित्ववाद का दर्शन, दूसरा मार्क्सवाद का दर्शन। अगर आप देखें तो यहां अस्तित्ववाद की जो विचारधारा है उससे आपको कविताएं ओतप्रोत दिखाई देंगी, जहां मानव को बिल्कुल छोटा करके दिखाया जाएगा। और दूसरा मार्क्स, तो मार्क्स की विचारधारा में क्या है? वर्ग चेतना है कि वर्ग संघर्ष होगा, हिंसक क्रांति होगी, उसके माध्यम से ये चीजें होंगी। क्या क्लियर? एकदम क्लियर हो गया? प्रयोगवाद और नई कविता का क्या संबंध है? क्योंकि कोई भी काल, कोई भी समय अपने पिछले काल से जरूर जुड़ता है। आप अपनी पिछली पीढ़ी से जरूर जुड़ेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ना जुड़े। कोई कहे कि नहीं हम एकदम नहीं जुड़ते हैं, ऐसा नहीं, आपको जुड़ना ही पड़ता है। अब अगर आप देखें तो आपको ये पता है कि प्रगतिवाद की जो कविताएं थी उस समय एक विचारधारा पर जो बात हो रही थी, लेकिन जो प्रयोगवाद की कविताएं थी उन कविताओं में जो खुद की अनुभूति है, कला पक्ष पर ज्यादा बल दिया गया कि भाई शिल्प जो है उसका महत्व ज्यादा है, और जिसने सौंदर्य की अनुभूति किया है, जिसको अनुभूति होगी वही कवि हो सकता है। प्रगतिवाद में ऐसा नहीं था। प्रगतिवाद में क्या कहा गया था? प्रगतिवाद में यह कहा गया था कि कोई कवि नहीं है, कवि का उद्देश्य केवल साहित्य का जो रचना करना है उससे वर्ग संघर्ष की चेतना पैदा करना। वर्ग संघर्ष की चेतना पैदा हम करें तो साहित्य है हमारा, इसमें कोई भी साहित्यकार का व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है। लेकिन प्रयोगवाद में ये बात नहीं थी। ठीक है, प्रयोगवाद में यही कहा गया कि नहीं, हम प्रयोग करके सीखेंगे, सत्य की अन्वेषण करेंगे, खोजेंगे। और इसीलिए धीरे धीरे आप देखेंगे कि प्रयोगवाद का असर आया, और उसी प्रयोगवाद के बाद 1952 से ही प्रयोगवाद के अंदर ही नई कविता आंदोलन, नई कविता शब्द का प्रयोग होने लगा। और 1954 में आप देखते हैं जगदीश चंद्र गुप्त के यहाँ पूरी तरह से प्रयोग ही हो गया। मतलब 1952 से 1954 के बीच नई कविता पूरी तरह से हिंदी साहित्य के अंदर दिखने लगी। आप इसे प्रयोगवाद का ही विकसित रूप मान सकते हैं, आप इसे प्रयोगवाद का विकसित रूप मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखें तो यहां पर जो भी कविता रखी गई उस पर मार्क्सवाद का भी प्रभाव है, अस्तित्ववाद का भी प्रभाव है, मनोविश्लेषणवाद का भी प्रभाव है सिगमंड फ्रायड के, और व्यक्तिवाद का भी प्रभाव है। 4 प्रभाव दिखेंगे। कौन कौन से? बोलो। मार्क्सवाद और व्यक्तिवाद और
अस्तित्ववाद, 4 विचारधाराओं का असर दिखेगा। चारों विचारधारा को अभी समझ लो फिर से संजना, क्यों मैं पूछूंगा। क्या है अस्तित्ववाद? क्या है भाई? मतलब मानो कुछ है ही नहीं, खत्म है मानो। अभी कुछ हो जाए तो मानो कुछ नहीं कर पाएगा, वैसे मानो बहुत बोलता है। ये देखो मैंने सब कुछ किया। अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद, मार्क्सवाद और व्यक्तिवाद, ये 4 विचारधाराएं आपको नई कविता में दिखाई देगी। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रयोगवाद अगर जो बीज था तो नई कविता वृक्ष है। देखिए क्या बोला मैंने, अगर प्रयोगवाद बीज था तो नई कविता उसका वृक्ष था, उसका विकास था कि हम नयापन कैसे लेकर आएंगे। और ये जो विचारधारा है अस्तित्ववाद की, मनोविश्लेषणवाद की, आपने देखा था मनोविश्लेषणवाद का मतलब लिबिडो, काम चेतना। सिगमंड फ्रायड की यही बात है कि दुनिया का हर इंसान इसी चेतना से चल रहा है। कहने को तो हर आदमी ये कहता है नहीं हम आध्यात्मिक बन जाएंगे, लेकिन जब बनने जाता है तो इसी से और प्रभावित हो जाता है, इसी लिबिडो की चेतना से। क्योंकि लिबिडो पीछा नहीं छोड़ती, काम चेतना हमारा पीछा नहीं छोड़ती, और वही यौन कुंठाएं, वही इच्छाएं हमारे मन के भीतर दबी रहती हैं, और उसके कारण भी हमारा व्यक्तित्व प्रभावित होता है। आज के समय में आप देख रहे होंगे बहुत सारे संबंध लोगों के हैं। अगर आप देखें तो एक मतलब बहुत बड़ा बदलाव हुआ है अभी वर्तमान सिनेरियो में। संबंधों के मायने बदल चुके हैं। संबंध का मतलब यह है कि जहां उपयोगिता कितनी है, उपयोगिता है तो संबंध है, उपयोगिता नहीं है तो संबंध खत्म है कि नहीं। पहले ऐसा नहीं था। लेकिन अगर आप सोच देखेंगे पुरुष की मैं बताता हूं, ये हमेशा से ऐसी ही रही है। इसीलिए पुरुष के अनेक विवाह हुए हैं सोच के स्तर पे, और जो महिलाओं का जीवन हमेशा कष्ट में रहा है, क्योंकि बराबरी कभी मिली नहीं। और जब अब समाज में बराबरी की बात है तो समस्या बढ़ चुकी है। पुरुष कह तो रहा है बराबरी की बात, लेकिन जहां बराबरी देने की बात आती है तो फिर उसकी हालत खराब होने लगती है। थोड़े समय तो कहेगा ठीक सब सही, फिर उसके बाद पुरुष बराबरी पर आता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वही सामंत बैठा है जो हजारों साल से बैठा है कि हमारी मम्मी ने ऐसे किया था, हमारी दादी ऐसे करती थी और तुम ऐसे करती, तुम्हें पता नहीं है, हमारी दादी भी पढ़ी लिखी थी। अब इससे क्या होता है, इससे वो व्यक्ति ये चाहता है कि आप सारे शोषण को सहें। लॉजिक है इसमें। तो यहां इसको भी समझना पड़ेगा कि कैसे नई कविता में नए नए वाद आए। अस्तित्ववाद जहां मानव सबसे छोटा है, मनोविश्लेषणवाद जहां पे लिबिडो है, और व्यक्तिवाद जहां व्यक्ति का महत्व है, इंडिविजुअल्स के राइट्स हैं। एक व्यक्ति होने के नाते हमारे जीवन में क्या अधिकार होने चाहिए। हम एक देश के नागरिक हैं, एक व्यक्ति भी हैं, और व्यक्ति होने के क्या अधिकार हैं। हमें अच्छे से जीवन जीने का अधिकार है, हमें अपने जीवन में अपना सम्मान को जो निर्मित रखने का अधिकार है, हम अपने अनुसार चलने का अधिकार रखते हैं। क्या कोई संबंध हमारे अधिकार को छीन सकता है? तो नहीं, लेकिन संबंध छीन लेता है। यही तो विवाद है। इतनी पढ़ी लिखी महिला कहीं आज इतनी समझदार, तो आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। और जहां ये दो बातें बोली कहेगी अपने आप सही हो जाएगा। इसीलिए जितनी लड़कियां ठीक ठाक पढ़ी लिखी हैं उनका वैवाहिक जीवन थोड़ा खतरे में पड़ जाता है, उसके पीछे यही आधार। लेकिन मेरा अपना ये मानना है, बैलेंस बना के चलिए, बहुत ज्यादा बोलने से बचिए।
लेकिन जब एक बार बोलिए तो समझा दीजिए कायदे से कि देखो भैया बात इतनी सी है और ये हो चुका है हजारों साल से, हमने पढ़ा है, अब ये सब नहीं चलेगा। दोनों लोग, एक गाड़ी के दो चक्के हैं, कोई छोटा बड़ा चक्का नहीं है। और छोटा बड़ा चक्का समझोगे तो गाड़ी पलट जाएगी और तुम भी जाओगे हम भी जाएंगे। तो बराबरी पे चलो, चाहे हम बनाएंगे तो तुम ये करोगे नहीं। ये बात यहां समझने की जरूरत है। हो गई समझ में, आ गई बात। अब नई कविता की प्रवृत्तियां क्या है, नई कविता की विशेषता। चाय ठंडी होगी तुम लोग को समझाने के चक्कर में। अब ठंडी हो गई, अब तो खत्म काम उसका। क्या है नई कविता की प्रवृत्तियां? नई कविता की प्रवृत्तियां बहुत नहीं, ये अंडरस्टूड है। ये वाद पे कभी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप आगे को जब पढ़ेंगे ना तो अस्तित्ववाद दिखेगा बार बार। जहां मानो एकदम कुछ दिखेगा नहीं, इसका मतलब समझिए अस्तित्ववाद है। जहां बार बार काम चेतना आ रही है रह के, तो समझिए सिगमंड फ्रायड है पीछे से। इसीलिए मैंने बताया जहां वर्ग संघर्ष दिख रहा है वहां पे मार्क्स दिखना चाहिए आपको। विचारधारा ही तो हमें बनाती है। हम कैसे बने हैं? विचारधारा से। और आगे कैसे चलेंगे? तो विचारधारा से। आप अधिकारी बनेंगे तब आपको अपनी विचारधारा पता चलेगी कि आप किस विचारधारा पे हैं। तब आप एक अपनी विचारधारा में रखेंगे, हाँ मुझे ये पसंद है, मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहती हूं। तो लोग समझ जाएंगे कि मैडम का ये मिजाज है, उसी हिसाब से काम होगा आपके ऑफिस में। मौन रहना भी ज्यादा ठीक नहीं है। आप मौन रहे, आपके नाम पे गर्दन कटेगी किसी की। इसलिए कभी कभी बोलना जरूरी है, लेकिन ज्यादा नहीं, हिसाब से बोलिए। और इसीलिए यहां पर आप देखेंगे तो हर चीज आपको दिखेगी। और ये सारे वाद, ये सारी जो विचारधाराएं कविता में आपको अंदर ही अंदर जो घुले मिले दिखाई देंगे। ठीक है। जो प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं? तो प्रवृत्ति का मतलब विशेषताएं। सबसे पहली बात कि भोगे हुए सच पर बल या यथार्थ पर बल। यथार्थ शब्द बहुत अच्छा है, मतलब यथा अर्थ, जैसा है वैसा ही। इसी पे ओटीटी चल रहा है। कभी फिल्म बनाना चाहो तो एक ही बार में 100 करोड़ रुपया तुम कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और कोई फिल्म बनाना चाहे तो हमसे मिले। तो यहां पर क्या है? भोगे हुए सच पर बल। क्या है भोगा हुआ सच? यहां जो हमारे सामने जो नई कविता है उसमें एक बात ये कही गई है कि कोई विचारधारा से हमें मुक्त होना पड़ेगा, किसी विचारधारा के यांत्रिकता से अलग होना पड़ेगा। हम केवल विचारधारा के आधार पर बात नहीं बताएंगे। कैसे बताएंगे? सच वो सच है जो खुद भोग लिया जाए। कैसे हम मानेंगे कि आग से हाथ जलता है? अभी आग जला दें आप सब, आप उसमें अपना हाथ रखें, आपको पता चल जाएगा नहीं सच कह रहे हैं ये। इसको भोगा हुआ यथार्थ कहते हैं। जब गाड़ी से हम जब गिर जाते हैं तब पता चलता है नहीं, गाड़ी से तो गिरने पे चोट लगती ही लगती है। ये भोगा हुआ यथार्थ है। हाँ, ये भोगा हुआ है। भोगा हुआ यथार्थ बड़ा खतरनाक होता है। उसमें कोई किसी को गुमराह नहीं कर सकता। फिर वो भोग क्या है, वो आप उसको कुछ बोलेंगे, कहेंगे अरे क्या बात करते हैं आप। यहां वो यही कह रहे हैं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई विचारधारा नहीं, जो भोगा है वो बताओ। क्या मनीष? जो आगरा में मान लो कि कोई अपने जीवन घटना हुई, वो घटना सामने आए, उसका यथार्थ। नई कविता में इसी बात को रखा गया कि भोगे हुए जो यथार्थ पर बात होगी। कोई आकाशीय बात नहीं होगी कि ऐसा होता था, ये होता था, कल्पना नहीं होगी।
अनुभव की आंच होगी। अनुभव की आंच क्या होती है? जो आप गांव में चूल्हा जलाते हैं तो आंच, उसमें थोड़ी थोड़ी जो लकड़ी डालते हैं उसको कहते हैं आंच। तो सांच को आंच नहीं, यहां पे अनुभव की आंच है। ये कवि छायावादी कवियों से भी अलग है। कल्पना, भावना, भावुकता, रोना गाना उससे भी अलग है। आप बहुत ज्यादा भावुक हैं ये भी समस्या है। कुछ लोग बहुत भावुक होते हैं, तुरंत कोई बात तुरंत रोना शुरू, गंगा जमुना सरस्वती तीनों बह गई। भाई रोना नहीं है, रोइए, रोने के लिए नहीं मना है, लेकिन हमेशा नहीं रोना है। इससे क्या होता है कि आपकी भावनाओं का जो गुबार है ना, उससे समस्या खड़ी हो जाएगी। दुनिया में सशक्त लोगों की जरूरत है, स्त्री या पुरुष। तो सशक्त मतलब मजबूत। कमरे में जो बंद हिमालय रोते हैं, कमरे में रो लीजिए बैठ के, बाहर मत रोइए। समझ में आई बात? हिमालय जैसा जो दर्द हो, उतनी पीड़ा हो, तब भी कमरे में रोइए। पुरुष हो या स्त्री, रोते तो दोनों ही हैं। देखो, ऐसा नहीं कि जो पुरुष नहीं रोता, जैसा लोग बताते हैं पुरुष एकदम पत्थर होता है, रोता नहीं। पुरुष रोते हैं। अब रोने का क्या कॉन्सेप्ट है? यहां यही कह रहे हैं कि जब आपके भीतर से बहुत भोगा हुआ यथार्थ होगा, तो फिर जब आप वो बात जब भी सामने रखेंगे ना, तो रोने लग जाएंगे। ये है यथार्थ। अनुभूति की प्रामाणिकता। अनुभूति की प्रामाणिकता क्या है? अनुभूति को जो प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप में ही प्रमाण है। अनुभूति अपने आप में ही प्रमाण है। अनुभव कर लिया, प्रमाण मिल गया। सांप ने काट लिया तो विष तो फैलेगा ही ना, तो अनुभव हो गया। तो अनुभूति की प्रामाणिकता। और इसीलिए नई कविता में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जैसे लोग कहते हैं कि बिना अनुभूति की कविता कोई लिख ही नहीं सकता। बिना अनुभूति के, अनुभव के कविता लिखी नहीं जा सकती। उदाहरण देखिए, जैसे इसमें हर तरह का अनुभव है। आप सोए हैं रजाई में तो अनुभव हो रहा है आपको। आप सोए हैं ट्रेन में तो वो भी एक अनुभव है ना। आपका अनुभव हो रहा है तभी तो कुछ लिखेंगे। देखिए अनुभव है इनका क्या। लिपटा रजाई में, कहां लिपटे हैं? रजाई में। मोटी तकिए पर धर कविता की कॉपी। एक मोटी सी तकिया है, उस पे उन्होंने कविता की कॉपी को रखा है। ठंडक से अकड़ी उंगलियों से कलम पकड़। ठंडी खूब है, लिखना चाहते हैं लेकिन उंगलियां जो है अकड़ गई हैं। मैंने इस जीवन की गली गली नापी, हाथ कुछ लगा नहीं, कोई भी भाव कम वक्त जगा नहीं। क्या है इनकी कविता? ये कह रहे हैं कि हम कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके पीछे अनुभव है। इनका अनुभव क्या है? ये लिपटे हैं रजाई में और अपनी जो कविता की कॉपी है उसको मोटे तकिए पर रखे। ठंडक पड़ रही है, उंगलियां अकड़ी हुई हैं, और उसके बाद भी कलम को पकड़ लिया है। और फिर कह रहे हैं मैंने इस जीवन की गली गली नापी, जीवन की हर गली नाप लिया, लेकिन हाथ कुछ लगा नहीं, हाथ कुछ आया नहीं। भाव, कोई भी भाव कम वक्त जगा नहीं। भाव नहीं जगा कुछ भी। क्या करें? ये अनुभव की बात है, भोगे हुए यथार्थ की बात है। इसके अलावा और क्या है? सत्य को कोई भी आंच नहीं होती है। उस पर एक बात है कि मैं नया कवि हूं, ये भी सर्वेश्वर का ही। मैं नया कवि हूं, इसी से जानता हूं सत्य की चोट कितनी गहरी होती। मैं नया कवि हूं, इसीलिए मैं जानता हूं कि सत्य की चोट कितनी गहरी होती। अनुभव कोई भोग क्या है और आप उसको पिक्चर दिखाएंगे नहीं, ऐसा होता है यार, क्या मजाक करते हो तुम? सत्य की चोट कितनी गहरी हो खुद को पता है, क्योंकि जो आग में उतर चुका है
उसको जलने की तपिश पता है। जो अंगारों पर चल चुका है वो अंगारों की तपिश जानता है। आप उसको इधर से उधर नहीं बता पाएंगे, एक लाइन भी वो इधर से उधर नहीं जाएगा। ये है भोगा हुआ यथार्थ। क्या समझ में आ गया? तो नई कविता में भोगा हुआ यथार्थ। और क्या है? और ये जो यथार्थ है, ये किसी विचारधारा तक ही केवल सिमटा नहीं है। हमने आपको बताया कि कोई विचारधारा यहाँ पे उस तरीके की नहीं दिखेगी, यांत्रिकता नहीं दिखेगी। एक रघुवीर सहाय की कविता है, उसमें आप सुनिए। हम तो सारा का सारा लेंगे, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात न हमसे कहिए। हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, मतलब पूरा जीवन लेके रहेंगे अपना, कम से कम वाली बात न कहिए। लोग कहते हैं कम से कम लीजिए, इतना ही करिए, ऐसे ही रहिए। तो रघुवीर दयाल कह रहे हैं, रघुवीर सहाय, कि नहीं, सारा लेंगे, ये पूरा अपना है, ये अनुभव कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा यहां पर अगर आप देखें, मार्क्सवाद की विचारधारा, मैंने आपको बताया कि यहां पर नई कविता में दिखेगी। मार्क्सवाद की विचारधारा जो पेट भरने के बाद ही पैदा होगी, चाहे वो मार्क्सवाद हो, पूंजीवाद हो, कोई विचारधारा। पेट में रोटी नहीं होगी तो क्या कोई विचारधारा चलेगी क्या? जितने बड़े बड़े मार्क्सवादी नेता, उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं, और जो लोग मर रहे हैं उनको कुछ नहीं पता ये सब बात। ओसामा बिन लादेन का लड़का बहुत बड़ी जगह से पढ़ा था। ओसामा बिन लादेन खुद भी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था। यहां समझने की जरूरत है कि क्या कोई विचारधारा किसी का पेट भरेगी? नहीं। तो फिर ये कहते हैं कि यहां पर इनकी कविताओं में इस पर भी व्यंग्य होता है, जो मार्क्सवाद की विचारधारा के आधार पर। मार्क्सवाद यही कहता है ना कि हर जगह वर्ग संघर्ष है, वर्ग संघर्ष है। पेट में रोटी है ही नहीं, हम वर्ग संघर्ष की बात कर रहे हैं। क्या लिखते हैं? गोली खाकर पहले के मुंह से निकला माओ। एक व्यक्ति गया लड़ने वर्ग संघर्ष के नाम पर, हो गई लड़ाई। गोली खाकर पहले के मुंह से निकला माओ, दूसरे के मुंह से निकला गांधी, और तीसरे के मुंह से निकला आलू। तीन व्यक्ति हैं। गोली खाकर पहले के मुख से निकला माओ। माओ कौन? माओ त्से तुंग, जिसने चाइना में क्रांति कराई थी, और उसी के नाम पर ही पूरा चाइना एक जनवादी चाइना के रूप में जो परिवर्तित हुआ। फिर जो दूसरा व्यक्ति, दूसरे के मुंह से निकला गांधी। गांधी मतलब गांधीवादी विचारधारा, अहिंसा। और तीसरे के मुंह से निकला आलू, क्योंकि भूख लगी थी बहुत। आलू तो निकले गए भाई, आलू पे ही कफन कहानी अगर आप जब पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद की, तो सारा खेल आलू पर हुआ है। आलू भून रहे थे वो दोनों बाप बेटे, और जो उसकी पत्नी थी उसको होने वाला था बच्चा, वो अंदर ही मर गई, और ये आलू खाने के चक्कर में मरे रहे। इतनी भूख है, कई दिनों से भूख लगी हुई थी, आलू भून रहे थे, कहीं से आलू लाए थे चुरा उरा के, वो भी आलू अपना नहीं था। गांव में बहुत चोरी होती है, शाम को निकलते हैं चोरी करने वाले, किसी का चना, किसी का मटर, कहीं आलू, कहीं धनिया, कहीं लहसुन, ले आए, बढ़िया आलू, हो गया काम। गांव तो एकदम आत्मनिर्भर चल रहा है, इसीलिए वहां के आप देखें अक्सर कहते हैं कि जो गांव आत्मनिर्भर है, हाँ रहेंगे ही आत्मनिर्भर, क्या समस्या। यहां आप देख रहे हैं तीसरे के मुंह से निकला आलू। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, उसमें क्या लिखा है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, पहले दो के पेट भरे थे। देखिए क्या कमेंट किया सर्वेश्वर ने, पहले दो के पेट भरे थे, एक का पेट था खाली। क्या करेगी कोई विचारधारा भाई? पहला काम भोजन खिलाइए। गरीब व्यक्ति कुछ नहीं जानता, पहले भोजन, पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। इसलिए हर विचारधारा, हर पढ़ाई लिखाई बाद में, जब निकलिए तो पहले कुछ खा लीजिए, तभी दिमाग चलेगा।
नहीं तो बुद्धि फेल कर जाएगी वैसे ही, समझना। हाँ, कुछ खा के आने की जरूरत है तो पता चलेगा कि चक्कर आ जाएगा और फिर काम बनेगा भी नहीं। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और क्या है लघु मानव की अवधारणा? क्या है लघु मानव? मानव छोटा है, बिल्कुल छोटा है मानव। अगला पॉइंट क्या होगा? लघु मानव की अवधारणा। लघु मानव की अवधारणा। लघु मानव की अवधारणा। लघु मानव, जब पूरी दुनिया में मशीनीकरण आया, औद्योगिक क्रांति हो गई, दूसरा विश्व युद्ध आपने देखा, आपने पहला विश्व युद्ध देखा था, इतना ज्यादा मशीनों का प्रयोग होने लगा, आजादी मिली, आजादी मिल के भी ना मिल पाई। जो ऊपर के वर्ग थे उनके लिए जीवन अच्छा था, जो निचले वर्ग के लोग थे उनके लिए जीवन अच्छा नहीं था। तो निराशा, मोहभंग, आत्मनिर्वासन जैसी समस्याएं। और इसी से ही एक बात निकल के आई, लघु मानव। मानव बहुत छोटा है, मानव इन सभी के सामने बहुत छोटा हो गया, बौना हो गया मानव। और मानव अगर छोटा है तो फिर मानव के जीवन को कैसे सही किया जाए? आप देखिए कि मानव अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने इज्जत के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष करता रहता है। कभी हार मिलती है, कभी जीत मिलती है, कभी परिस्थितियां कुछ भी रहती हैं, और संकट इतना ज्यादा है कि उससे वो रास्ता भी निकालना चाहता है। लेकिन रास्ता जब वो निकालना चाहता है तो उसके सामने एक बात आती है कि कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो मानव को मानव नहीं बनने दे रही, या मानव के अधिकारों को प्राप्त करने में सहायता नहीं कर रही। ऐसी स्थितियां क्या हैं? तो विश्व युद्ध, जब विश्व युद्ध हुआ दूसरा, लाखों लोग मार दिए गए अनायासी, हमारी कोई गलती नहीं, हमें मार दे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप के देशों में पुरुषों की कमी हो गई घरों में, बच्चे थे और महिलाएं बची। मजबूरी में महिलाओं को अपने बच्चों को पालन पोषण के लिए अपने घरों से बाहर निकलना पड़ा। आप रशिया में एक जो फोटो आती है कि एक महिला खुद ही खेत को जोत रही है। क्यों ऐसा करना पड़ता है? परिस्थितियां कुछ भी करा सकती हैं। और इसीलिए यूरोप में महिलाएं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत तेजी से आगे बढ़ी, सत्ता में, नौकरियों में, व्यवस्था में, सब जगह। लेकिन वहां एक बात समझ में आई कि अस्तित्व कुछ नहीं है। कल तक ये जीवित है, आज ये जीवित ही नहीं। क्या अस्तित्व है जीवन का? अस्तित्व बोध हो गया। अस्तित्व मानव का बहुत कमजोर है, लघु मानव। और यही लघु मानव का मतलब है कि मशीनीकरण आ गया, मानव की कोई जरूरत नहीं है। जो व्यवस्था चल रही है वहां भी वादे हैं, वादों का क्या? और ये सारी स्थितियां ऐसी हैं जो लघु मानववाद को उभारती हैं। ठीक है। और अगर आप देखें तो हम इस चीज को महसूस भी कर सकते हैं। एक कविता है जहां पे ये समझाया गया, हम छोटे लोग हैं। लोग बोलते हैं ना, कमेंट करते हैं कि हम तो छोटे लोग हैं भाई, आप बड़े, आप शहंशाह, बादशाह, हम छोटे लोग। क्या कविता है? हम छोटे लोग हैं, चाहे अनदेखे बीत जाएंगे। कोई नहीं देखेगा तब भी बीत जाएगा समय। चाहे अनदेखे बीत जाएंगे, कोई तो देखेगा, कोई तो देखेगा। हमारी मुट्ठियों में गुलमोहर के फूल हैं, हमारी मुट्ठियों में गुलमोहर के फूल हैं।
कोई तो चिन्हेगा, चिन्हेगा मतलब पहचानेगा, कोई तो चिन्हेगा हमारे होठों पर भी कविताएं हैं। ये अशोक वाजपेयी की कविता है। और यहां पर यही बात समझ में आ रही है कि लघुहीनता की जो भावना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे नहीं, हम इससे बाहर निकलेंगे, हमें भी कोई पहचानेगा, हम भले छोटे हैं तो क्या हुआ। छोटा होना क्या अपराध नहीं है। छोटा व्यक्ति और समस्याओं को समझ लेता है, बड़े व्यक्ति तो कभी वहां उतरे ही नहीं है, उस गली में आए ही नहीं है, क्या समझ में आएगा गरीबी क्या होती है, क्या है गरीबी। जहां पर 10-20 आदमी का खाना रोज फेंका जाता हो, वो क्या गरीबी जानेगा। गरीबी तो वो जानेगा कि जहां एक टाइम बनता और वो 2 टाइम खाते। गरीबी तो ये जानेगा ना इंसान। यहां यही है कि हम छोटे लोग हैं, चाहे अनदेखे बीत जाएंगे, कोई नहीं देखेगा तभी बीत ही जाएंगे, कोई तो देखेगा, लेकिन फिर भी विश्वास है कोई तो देखेगा। हमारी मुट्ठियों में गुलमोहर के फूल है। ये गुलमोहर का फूल कैसा होता है, देखा है? लाल होता है, एकदम लाल रंग है क्रांति का। लाल आज नहीं तो कब, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उसके आगे, कभी तो आवाज बनेगी। गुलमोहर के फूल है, कोई तो चिन्हेगा हमारे होठों पर भी कविताएं थी। आप देखिए और कहां पे लघु मानव आपको दिखता है। एक नरेश मेहता नाम के कवि हुए हैं, जो नई कविता में, नरेश मेहता का बड़ा नाम है, उनकी कविताओं में भी आपको लघु मानववाद दिखाई देगा। अब यहां पे प्रश्न आप एक बात समझिए कि आपके सामने ऐसा आ जाए कि नई कविता में लघु मानववाद क्या है। लघु मानववाद की संकल्पना क्या है, कहां से है, क्या है। अगर आप देखें तो नरेश मेहता की जो कविता है, संशय की एक रात, संशय की एक रात, इसमें वो क्या बताते हैं, पूरा लघु मानव का सिद्धांत ही उनकी कविताओं में दिखेगा। हम इतिहास की केवल वनस्पतियां भर हैं, हम इतिहास की केवल वनस्पतियां भर हैं। क्या है इतिहास की? वनस्पतियां भर हैं। हमारे चलने से सीता, हमारे चलने से सीता थोड़ी सी धरती सुंदर हो उठती है। हमारे चलने से सीता थोड़ी सी धरती सुंदर हो उठती, मतलब जब हम चलते हैं तो ये जो धरती है वो सुंदर हो उठती है। हम संभवतः एक छोटी सी सुगंध का वहन करते हैं, एक हमारे साथ सुगंध है। हर व्यक्ति के पास एक अपनी जो सुगंध भी होती है। क्या सुगंध होती है? अच्छाई की सुगंध है। तो गुरु नानक जी का एक मैं आपको दृष्टांत बताता हूं, उससे आपके बात समझ में आएगी कि गुरु नानक जी एक बार एक जगह गए, तो वहां के जो लोग थे उन्होंने आशीर्वाद मांगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, बने रहो, बने रहो, अच्छे से रहो, प्रसन्न रहो। एक जगह और गए, वहां पे लोग और अच्छे थे, बड़ी सेवा किया, बहुत सेवा, पूरा गांव ही बहुत अच्छा था। तो आशीर्वाद मांगा तो गुरु नानक जी ने कहा कि उजड़ जाओ तुम सब। कहीं उजड़ जाओ? क्यों उजड़ जाओ भाई? कि अच्छाई एक जगह नहीं रह सकती, अच्छाई को उजड़ना होगा। अगर अच्छाई उजड़ेगी नहीं तो हर जगह अच्छाई पहुंचेगी नहीं। यहां यही बात है। कुछ लोगों का उजड़ना बहुत सारे अबोध लोगों को ठीक कर सकता है, और कुछ लोगों का ऐसे स्थान पे बने रहना इसलिए जरूरी है कि वो कहीं जाएंगे तो बर्बाद कर देंगे। नहीं, ऐसे लोग होते हैं, कहीं जाएंगे वहीं बर्बादी ला देंगे। तो यहां समझने की जरूरत यही है कि संभवतः एक छोटी सी सुगंध वहन कर सकते हैं, बस इससे अधिक कुछ नहीं। संत ऐसे ही होते हैं। संत स्वभाव भी होता है। एक तो संत आपने
जो वेश देखा है, और एक होता है स्वभाव में संतत्व है। क्या है संतत्व? कबीर को अगर आप देखें तो वो सबकी खैर मांगता है कि हर व्यक्ति का कल्याण हो, हर व्यक्ति अच्छे से जाए। कबीरा कबीरा क्या कहे, शोधो शकल शरीर। अपने शरीर की शोध करो ना भाई, क्यों कबीर कबीर मेरे पीछे पड़े हो? कबीरा कबीरा क्या करे, शोधो शकल शरीर। आशा तृष्णा बस करे, सोई दास कबीर। जो अपनी आशाओं पे कंट्रोल कर ले, इच्छाओं पे कंट्रोल कर ले, वो कबीर है। मैं भी कबीर, तू भी कबीर। कबीर पढ़े लिखे हैं नहीं, लेकिन पढ़े लिखे लोगों के कान काट लेते हैं। पढ़े लिखे आदमी के सामने 1 मिनट नहीं चल सकता। ऐसा पद आ जाएगा कि पढ़ा लिखा आदमी पसीना छोड़ देगा, उसका अर्थ नहीं बता पाएगा कि है क्या लिखा, ये है क्या, कहा क्या है। कबीर कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। मुझे तो आंखों से ईश्वर दिखाता है, तुम कागज पे लिखता है, हम आंखों से देखते हैं। मेरा तेरा मनवा कैसे कोहरी रे। मैं कहता सुलझावन हारी, तू रखता उलझावन रे। मैं सुलझाने की बात करता हूं, तुम उलझाते रहते हो। ये पुस्तक में ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, ये कहती है, ये कहती है। मन मस्त हुआ तो बाहर अखियां क्यों खोले। कबीर कबीर है, कहते हैं मन मस्त हो गया तो बाहर अखियां क्यों खोले। मेरा साहब घर माही, साहब घर में बैठा है, क्यों आंख खोले। ये हवा हवाई बातें तो नहीं कर रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि आप अद्भुत सत्ता के स्रोत आप सब भी हैं। हल्की सी अगर आपको झलक मिल गई ना, तो फिर दुनिया में कुछ भी कर जाओगे। सत्ता महसूस नहीं है तुम्हें कि तुम्हारे भीतर कौन है। स्त्री और पुरुष दोनों के भीतर वही बैठा है। सबके भीतर जल एक ही है, समान है, इसीलिए दुनिया में समानता की भी बात होती है। ईश्वर ने किसी को असमान नहीं बनाया है, न स्त्री न पुरुष, कोई असमान है ही नहीं। इसका पूरा उदाहरण आपको भगवत गीता में मिल जाएगा। इसके जवाब भगवान कृष्ण ने खूब अच्छे से दिए। उन्होंने कहा कि स्त्री जो गर्भ धारण करती है वो माता मैं हूं, तो कृष्ण माता कैसे हो गए? इस दुनिया का जो भी चक्र है वो ईश्वर के द्वारा संचालित है। ये प्रकृति जो है उसमें जो चेतना है वो ईश्वर है। जड़ और चेतन का संयोग ही मानव है। ये शरीर जड़ है, चेतन तुम्हारे भीतर है जो दिख नहीं रहा। ये तो सारा खेल है दर्शन का। चेतन तत्व को समझना, और इसको हल्का सा समझ आपने लिया तो हो गया काम। फिर आपको न किसी से जो डरना है, न किसी से मिलने का खतरा, न किसी से छूटने का खतरा। तो वैसे भी होना है, आज नहीं कल होगा ही होगा। कोई किसी से बहुत प्रेम करता तब भी होगा, नहीं करता तब भी होगा। तो थोड़ा सा फिलोसफिकल रहेंगे तो जीवन में संतुष्ट रहेंगे, और ज्यादा पकड़ के बैठेंगे किसी को और उतना ही दुख पाएंगे। ये अनुभव है। कुछ लोग एकदम पकड़ के बैठे, नहीं जो हो सो तुम ही हो, फिर काम खत्म हो जाता है थोड़े समय के बाद। तो यहां इसे समझना पड़ेगा। एक और कवि हैं जो बहुत इसमें इस समय लिखते हैं, जो नई कविता में, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती बहुत कायदे के आदमी है। मतलब जब लिखते हैं कविताओं में भी तो वो उस अन्याय की बात जरूर उठाते जो अन्याय इतिहास में हुए हैं। एक अन्याय का शिकार हुआ कर्ण। कर्ण हिंदी साहित्य का बहुत अच्छा पात्र है, जिस पर बहुत अच्छे अच्छे लेखकों ने अपनी कलम उठाई है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी लिखी, कर्ण को ही समर्पित है। और कर्ण उस मानव का प्रतीक है जो मानव समाज में लड़ रहा है अधिकारों के लिए, अपने सम्मान के लिए। शक्ति है लेकिन शक्ति का सम्मान नहीं है।
सब कुछ हासिल है लेकिन कुछ है ही नहीं। दानवीर ऐसा है कि सब कुछ दे देगा लेकिन कोई नाम नहीं। जो गुरु इतना महान, लेकिन गुरु का श्राप भी कर्ण के पास है। क्यों? क्योंकि गुरु गोद में सोए हैं तो कर्ण ने उठाया नहीं। कीड़े ने पूरा पैर काट दिया, खून ही खून हो गया। ये बाद में इसलिए नहीं उठाया कि मेरे गुरु डिस्टर्ब हो जाएंगे, सो रहे हैं सो लें थोड़ी देर, वो भी अपराध हो गया। बाद में गुरु ने कहा कि तू ब्राह्मण पुत्र नहीं है, ब्राह्मण में इतनी सहन करने की क्षमता ही नहीं है, ब्राह्मण में इतनी क्षमता कहा, मैं खुद ब्राह्मण हूं। ये क्षमता क्षत्रिय में हो सकती है, और तू तो कहता है कि मैं क्षत्रिय भी नहीं हूं, तो तू कौन है? बोल तू कौन छली है? ये कहा परशुराम ने, कौन छली है तो बोल। जब नहीं बोला तो फिर परशुराम ने श्राप दिया, कहा जितना ज्ञान दिया है। देखो आप इस बात को समझो कि जो गुरु होता है ना, उसके अंदर से भी फ्रीक्वेंसी आती है, और आशीर्वाद और वरदान अभिशाप ये सब लगता है। तो परशुराम ने कहा जो कुछ भी सिखाया सब भूल जाएगा, और जो ब्रह्म जो विद्या दी है, जो ब्रह्मास्त्र की, उसे एकदम समय पे भूलेगा। जब तो इस्तेमाल करना होगा उसी समय भूलेगा। कर्ण ने कहा मुझे मार दीजिए। कर्ण भी खिलाड़ी था, कहा मार दीजिए, इससे अच्छा कि क्या करना अब जी के, जो अपने गुरु का नहीं हुआ वो दुनिया का क्या हो पाएगा। और रोने लगा। तब परशुराम ने कहा कि अपना पुत्र मान लिया था इसलिए तुझे प्राण दान देता हूं, लेकिन अपनी शक्ति का अंतिम ज्योति का चरम बिंदु हर लेता हूं, जो तुझे अंतिम चीज भी दे। मतलब परशुराम ने सब कुछ दे दिया था कर्ण को। जो शक्ति परशुराम में थी वही शक्ति कर्ण में भी थी, और परशुराम किसी से हारते नहीं थे, वैसे कर्ण भी किसी से नहीं हारता। लेकिन फिर बाद में परशुराम ने आशीर्वाद दिया कि जाओ दुनिया में महान कहलाओगे। और यही हुआ, जब महाभारत युद्ध हुआ सारे योद्धा तो लड़े, लेकिन जब कर्ण लड़ने लगा तब कृष्ण की हालत खराब हो गई कि भाई ये तो मामला बिगड़ जाएगा। कर्ण के पास तो सारी शक्तियां भी थी ना, और जब कर्ण आखिरी दिन लड़ने गया तो उसने यही कहा कि मेरे जितने पुण्य पुरुषार्थ हैं आज वो लड़ेंगे, मैं नहीं लड़ूंगा। जो कुछ भी मैंने किया है, पुण्य खड़े हो गए सामने, जो करोगे वही सामने आएगा। तो यहां अगर आप देखें, कर्ण के ऊपर है कविता धर्मवीर भारती की। कर्ण के साथ हुए छल को आधार बनाकर इन्होंने अपनी कविता लिखी, और उसमें लघु मानववाद दिखाया कि जो सामान्य मानव होता है हमेशा नियति उसको ही छलती है। असामान्य लोगों को कभी नियति ने नहीं छला, समय भी उसका साथ नहीं देता, जो हमेशा वंचित रहा है, शोषित रहा है। ऐसा समय आता है तो समय उसी से ही बलिदान मांगता है। धर्मवीर भारती की कविता में यह दिखाया गया है कि कर्ण के रथ का पहिया टूट गया, धंस गया, और कर्ण ने कहा रुको अर्जुन रुको, अभी मैं अपने रथ का पहिया निकाल लूं फिर युद्ध होगा। कृष्ण समय है, आराध्य है, ईश्वर है। कृष्ण ने कहा अर्जुन पार्थ अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं लगाया इसके ऊपर निशाना तो कर्ण के हाथ में जब तक धनुष रहेगा तुम उसे मार ही नहीं सकते। छल हुआ यहां, और उसी पहिए के कारण हुआ जो पहिया धंस गया अवनी में। पहिया ही नहीं निकल रहा है, कर्ण उठा रहा है, पहिया धंसता जा रहा है, उठा रहा है। और फिर धर्मवीर भारती लिखते हैं मैं रथ का टूटा पहिया हूं, मैं रथ का टूटा पहिया हूं, लेकिन मुझे फेंको मत। मेरे रथ का पहिया टूट गया तो इसीलिए तो फेंका जा रहा हूं मैं। हाथ में धनुष रहता तो मार के दिखाते। मैं रथ का टूटा पहिया हूं, लेकिन मुझे फेंको मत, क्योंकि इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर, क्योंकि इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे पहिए का आश्रय ले। इसका मतलब यह है कि सच्चाई उस समय आती अगर पहिया न टूटता। पहिया न टूटता तो यह भी पता चल जाता कि अर्जुन अर्जुन क्या है और कृष्ण कृष्ण क्या है और कर्ण कर्ण क्या है।
मैं रथ का टूटा पहिया हूं। कर्ण अद्भुत व्यक्ति है, उसको मैं जितना पढ़ता हूं और जितना कभी भी उसके बारे में चर्चा करता हूं तो मुझे लगता है कि इतिहास में एक अमर नायक है वो। समस्या ये है कि समय उसका जो था, उस समय में उसको न्याय मिला नहीं। बाद में हर व्यक्ति उसको न्याय देने लगा, लेकिन वो न्याय की तरफ गया नहीं। जो युद्ध के अंतिम पायदान पे खड़ा, उसकी मां, असली मां के सामने खड़ी हो जाए और ये बताए कि तुम क्षत्रिय हो और हस्तिनापुर के राजा भी तुम ही बनोगे, क्योंकि तुम 5 पांडवों के बड़े भाई हो। ये सत्य सुन के कर्ण ने कुछ बोला नहीं और यही कहा कि मां अब तक कहां थी तुम? जब तुमने महासमर देख लिया कि अब सब मरने और मारने को उतारू हैं, तो तुम यहां चली आई मेरे हाथ से धनुष बाण लेने। लेकिन अब ये होगा नहीं। मैं कुंती पुत्र नहीं, मैं राधेय हूं। मेरी मां का नाम राधा है, इसने मुझे पाला है। कर्ण अद्भुत व्यक्ति है। तो फिर आप जानते हैं कि वहां से कुंती वापस जाने लगी तो कुंती ने कहा कि भाई मुझे कुछ चाहिए तुमसे। कर्ण ने कहा कि मैंने आज तक किसी को मना नहीं किया, आप तो मां हैं, क्या चाहिए बताइए? प्राण चाहिए, प्राण दे दें। क्या चाहिए आपको? कहें प्राण ही तो नहीं चाहिए तुम्हारे। तब वहां कहा कि 5 पुत्र आपके रहेंगे, 6 नहीं रहेंगे, 5 के 5 बने रहेंगे तुम्हारे पुत्र, उसमें कोई कमी नहीं होगी। ये मेरा आपको जो वचन है। इसीलिए जब महायुद्ध, महासमर खड़ा हुआ तो 4 भाई पहले ही राउंड में कर्ण के सामने आ गए। चारों को कर्ण ने हरा दिया। भीम, नकुल, सहदेव, जो युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर को जब पकड़ा तो यही कहा आप जाके तपस्या करिए, कहां युद्ध भूमि में आ गए आप? आपके कोमल हाथों में धनुष बाण नहीं चलेगा। कर्ण की लैंग्वेज थी। तो कर्ण का जो रथ चला रहा था उसका नाम था शैल्य, राजा शैल्य चला रहे थे। क्या यार, क्या मजाक करते हो तुम रणभूमि में? ये तो शत्रुओं को मार देना चाहिए और तुम छोड़ रहे इनको। कर्ण ने ऊपर देखा, ये 4 फूल मैंने अपने मां के चरणों में फेंके। ये है कर्ण का कैरेक्टर। कर्ण को समझने वाले लोग बहुत कम हैं। कर्ण मित्र का भी मित्र रहा, आखिरी समय तक मरा भी इसीलिए कि मित्र ये न कह दे कि हां कि तुमने मेरे साथ छल किया। कर्ण की इसीलिए हमेशा याद है लोगों के पास कि कर्ण अन्याय के विरुद्ध लड़ रहा है, जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहा है, असमानता के खिलाफ लड़ रहा है, इसलिए कर्ण कर्ण है। और जब कर्ण की मृत्यु हुई तो कृष्ण रोने लगे, कहे यार अब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। कहे क्यों, क्या हुआ? कहें कि इस धरती से दानवीर चला गया, उसके जैसा दान करने वाला धरती पर कोई नहीं है। दान में कर्ण से ऊपर कोई नहीं है। ईश्वर इतनी बराबरी उसकी है, सब कुछ दे देगा वो। तो यहां आपको यह भी दिखाई देगा। इसके अलावा और क्या दिखाई देगा इन कविताओं में? आधुनिक भावबोध दिखाई देगा। आधुनिक भावबोध। आधुनिक भावबोध। आधुनिक भावबोध क्या है? आप जानते हैं धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो ये समझ में आया कि संशय है हमारे अपने जीवन में, कब क्या हो जाए क्या नहीं हो। संशय है, फिर निरर्थकता बोध है। क्या क्या है आधुनिक भावबोध? मतलब आज के समय की समस्या, आज के समय में भावनाओं में क्या क्या बोध है। एक तो संशय दिखाई देगा हर आदमी में, संशय। फिर आपको दिखाई देगा कि ये जीवन निरर्थक है। जितने भी लोग आत्महत्या करने की या अपने आप को समाप्त करने का प्रयास करते हैं, इस पे एक शब्द ये काम करता है, निरर्थकता बोध। ये लगता है कुछ नहीं जीवन में, क्या रखा है,
और क्या है इसके अलावा? मोह भंग। मोह भंग, कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं है हमारा, मोह भंग। ये आधुनिक भावबोध है, आज के समय की समस्या है। और अगर आप देखें आज के समय में या उस समय अगर आप देखें तो जो नई कविता है और वर्तमान में भी अगर आप कहें तो आज का जो मानव है उसके अंदर ये समस्या दिखेगी आपको, ठीक ठाक स्तर पे दिखेगी, स्तर अच्छा दिखेगा। और नई कविताओं में जो भावनाएं रखी गई हैं, यहां पर अगर आप देखें तो जीवन की नकार की कविता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जीवन के नकार की कविता है। जीवन में हमारे नकारात्मकता कैसे है, कब क्या होगा ये कुछ पता नहीं है। और ये जीवन की विकृति की भी कविता है। हमारे जीवन में कई प्रकार की विकृतियां आ गई हैं। क्या होती है विकृतियां? मतलब खराबी आ गई है। मन हमारे भीतर है, लेकिन जो हमारा मन है वही बीमार चल रहा है। तन से बीमार हम नहीं हैं, हम मन से बीमार हैं। ये सब नई नई बीमारी, आधुनिक समय की बीमारी है। अब कोई बीमारी नहीं है तो मन की बीमारी है। एक नहीं है जो फितूर है, मन ही नहीं लग रहा। भाई मन इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि मन लगाया नहीं जा रहा है। मन में हमेशा एक चीज उठती रहती है, संशय। क्या होगा, क्या नहीं होगा, डर। अब क्या हो जाएगा, अब क्या होगा, संशय। और भगवत गीता में आता है संशय नाम विनश्यति। संशय का मतलब है विनाश। लेकिन संशय होगा। अर्जुन को भी संशय था, तो आपको क्यों नहीं होगा? लेकिन संशय से बाहर निकलना पड़ेगा, संशय में फंसना नहीं है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो कविताएं हैं, इन कविताओं में इन सारी समस्याओं को, आधुनिक जो समय की समस्या है, आधुनिक जो भावबोध है, वो इन कविताओं में दिखेगा। इन कविताओं में निरर्थकता दिखाई देगी, जीवन में जो संशय है वो दिखाई देगा। इसके अलावा मोह भंग तो दिखेगा ही दिखेगा। और जब ये सारी चीजें दिखेंगी तो कविताएं किस तरीके की रहेंगी? आधुनिक भावबोध में होता क्या क्या है? पहली बात तो आधुनिक भावबोध आया कहां से? जैसे जैसे व्यक्ति गांव से शहर की तरफ बढ़ा, मॉडर्न हुआ, शहरों में आया, तो शहरीपन आ गया उसके अंदर। क्या आया? शहरीपन आया। ये सब चीज आई कहां से? क्योंकि गांव से शहर आप आए। कहां आए? गांव से शहर आए। फिर शहर ने आपको क्या दिया? शहर ने आपको मशीन दिया, मशीन का शोर, और शोर में कुछ नहीं। इंसान भी मशीन है। तो इंसान में अगर आप देखें, आप आए शहर, तो यहां मानव जो है वो यंत्रवाद, यंत्र या यांत्रिक हो गया। क्या हो गया? जो यांत्रिक मतलब मशीन, यांत्रिक हो गया। और क्या हुआ? जब आप यांत्रिक हो जाएंगे, मशीन हो जाएंगे, तो संबंध नहीं चला पाएंगे। क्या संबंध चला पाएंगे? क्या कैलकुलेशन से 2 + = 4 तो संबंध चलेगा? 2 + 2 का मतलब 4 नहीं होता, 8 होता है संबंध में। संबंध में नुकसान भी होता है, कैलकुलेशन एक्यूरेट नहीं आएगी। संबंध का मतलब ये है एक्यूरेसी नहीं होगी संबंध में, कोई ज्यादा कर देगा, कोई कम कर देगा। संबंध ये है। तो यहां संबंधहीनता होगी। जब आप बहुत ज्यादा यांत्रिक होंगे तो संबंधहीनता होगी। क्या होगा? संबंधहीनता। जब संबंधहीनता होगी तो क्या होगा? आप निराश होने लगेंगे। कोई है ही नहीं मेरे पास तो कोई है ही नहीं। संबंधहीनता। इसके बाद
जो शहरों का जीवन है वो जटिल जीवन है। शहरों का जीवन कैसा है? जटिल जीवन है। आपको जीवन में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिखाई देगा, इतनी ज्यादा आपको समस्या दिखाई देगी कि व्यक्ति व्यक्ति नहीं रह पाएगा। तो जटिलता होगी तो क्या होगा? तनाव होगा। क्या होगा? तनाव। तनाव होगा तो क्या होगा? आप अलग हो जाएंगे, अलगाव, कि भाई आपको देख के हमें गुस्सा आ रही है, अलग, अलगाव। तनाव फिर अलगाव, और जब अलगाव होगा तो वेदना और पीड़ा होगी। क्या होगा उसके बाद? कह नहीं पाएंगे, लेकिन वेदना और हमेशा रह रह के पीड़ा होगी। आज आप देखिए क्या ये है, हो रहा है कि नहीं हो रहा? पढ़ तो आप हिंदी साहित्य रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि क्या ऐसा है कि नहीं दुनिया में? संजना, है ऐसा कि नहीं दुनिया में? ऐसा ही है, बिल्कुल हूबहू ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही चल रहा है। अलग, तनाव, फिर पीड़ा। मतलब जीवन का मतलब ही हो गया पीड़ा। हर आदमी से आप मिलिए, किसी से भी मिलिए, बहुत दुखी हैं सर, बहुत दुखी हैं, बहुत समस्या चल रही है, कोई संबंध सही नहीं चल रहा। जो महिला पुरुष से दुखी है, पुरुष महिला से दुखी है, दोनों एक दूसरे से दुखी हैं, लेकिन संबंध में सब हैं। आप समझिए इस बात को, संबंध में सब हैं लेकिन हैं दुखी। उसमें नहीं मानेंगे, उसमें नहीं मानने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वहां ये नहीं रुकेंगे। तब आपको सिगमंड फ्राइड याद आना चाहिए, वो लिबिडो की बात कहता है, उसके वजह से रुके हुए हैं, लेकिन तनाव यहां पर बना हुआ है। तो जो इस समय की कविताएं हैं जिसमें आधुनिक भावबोध है, वहां पर वेदना, दर्द, दुख आपको दिखाई देगा, कष्ट और वेदना अर्जित होती दिखेगी। मतलब वेदना आपको दिखाई देगी यहाँ की कविताओं में। लेकिन ये वेदना छायावादी जो कविताएं हैं वहां की वेदना से अलग है। यहाँ की वेदना ईमानदारी से पैदा हो रही, मतलब वास्तव में वेदना है, जो संबंध टूटने की वेदना है। एक मूवी आई तेरे नाम, उसमें आप देखें सलमान खान पागल हो जाता है, उसको बेड़ियों में बांध देते हैं, तब उसके बाद वो गाना गाता है। वो असली वाली वेदना है। वहां वेदना आकाशीय वेदना है, वहां वेदना में रहस्य था। यहां की वेदना में रहस्य कुछ नहीं, संबंध टूटा है फिर गाना गा रहा है ना? संबंध टूटा है फिर गाना गा रहा है। तो यहां समझने की जरूरत है। अज्ञे की एक जो कविता है, दुख सबको मांझता है, दुख सबको मांझता है। जैसे बर्तन आप मांजते हैं चमक आ जाती है, वैसे दुख है वो हमें मांझता है। दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको यह मुक्त करना न जाने, किंतु ये जिन्हें मांझता है उन्हें यह सीख देता है। इसको हो जाएगा, उसको सीख दे ही देगा कि भाई हो गया, अब नहीं, अब नहीं, उन्हें सीख दे देगा कि दूसरों को मुक्त रखिए, दूसरों को मत जाने देखिए। हम गए थे उस गली में, क्या हुआ था हमें पता है? वह पीड़ा है जो हम सबको, हम तुमको सबको अपनाती है, वह पीड़ा सबको अपनाती है। सच्चाई अनजाने को भी हाथ पकड़कर चलना सिखाती है। देखिए कितनी अच्छी ये कविता, बड़ी अच्छी है, जो धर्मवीर भारती की भी कविता एक यहां पर है। अभी तो ये वाली समझ लो कि जो दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको यह मुक्त करना न जाने, किंतु यह जिन्हें मांझता है उन्हें यह सीख देता है
कि दूसरों को मुक्त रखें, कि दूसरे उधर न जाएं। लोग कहते हैं कि जिस गली में तुम्हारा घर न हो उस गली में नहीं जाएंगे। अब ये यहाँ आगे का कहानी ये है। अब देखिए कि जो धर्मवीर भारती क्या कह रहे हैं, वह पीड़ा है जो हमको तुमको सबको अपनाती है। एक ही दर्द है जो उधर भी है इधर भी है, हमको तुमको सबको अपनाती है। सच्चाई है अनजाने को भी हाथ पकड़कर चलना सिखाती है। अनुभव हो गया तो अनजान व्यक्ति को भी आप बताएंगे भाई ये रास्ता गलत है, हम तुम्हें नहीं जानते लेकिन होगा क्या ये तुम्हें बता दे रहे हैं। अनजाने को भी रास्ता बताती है, हाथ पकड़कर चलना सिखाती है। तो इतनी बात समझिए, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है पार। जो डूबा सो डूब गया, जो डूबा सो डूब ही गया। अब समझिए यहां पे ये सारी बात समझ में आ गई क्या? आधुनिक भाव बोध में कितनी सारी बातें निकल के आई। घंटों बोलते रहिए इस पे तो समय बात ही नहीं खत्म होने वाली। और क्या है यहां पर अगर आप देखें कि सत्य पर हमेशा संशय होता है। आधुनिक भावबोध में मैंने अभी आपको बताया संशय यहां खूब रहेगा, ये मेरा है कि नहीं है। अधिकतर समस्या इस बात की है कि जो मिला है उसको लेकर भी हम क्लियर नहीं, जो मेरा है वो मेरा है कि नहीं है इस पे भी संशय है। सभी लोग ये सोच रहे हैं कि एकदम व्यवहारिक बात चल रही है, ये बात है दुनिया में, सारी लड़ाई इसी बात की है। अभी आप दुनिया में जैसे जैसे अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे उसमें सब बात आपको अनुभव पे भी आ जाएगी कि जो मेरा है उस पर भी संशय है। और उसके लिए हमेशा एक उधेड़ बुन हमारे मन के भीतर चलती रहती है। नरेश मेहता जो इस समय के कवि हैं वो लिखते हैं, संशय की एक रात कविता, इसके पहले भी चर्चा हुई है। कौन सा किसका सत्य, कौन करेगा यह निर्णय कि सत्य क्या असत्य क्या? पुरुष हमेशा महिला के ऊपर संदेह करता है, महिला हमेशा पुरुष के ऊपर संदेह करती कि आजकल समय नहीं दे रहे हो, मामला कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है। आप इस बात को समझिए, ये संशय बोध इस समय आधुनिकता में बना ही हुआ है। कितने लोगों के जो अगर आप देखें तो उनका अपना जीवन बर्बाद हो गया इसी कारण। एक हमारे जानने वाली थी, अभी तो वो इटली में है, उनकी शादी हुई, उदाहरण से बताते हैं समझना, जिससे वो प्रेम करती उससे शादी हो गई। वो सामान्य एमबीए किए हुए कानपुर में नौकरी करते थे। जो लड़की थी पढ़ने में बहुत अच्छी थी, एमएससी किया था मैथ्स से और बाद में एमबीए किया। तो लड़की का पैकेज बहुत अच्छा, लड़का 22,000 रुपये तनख्वाह पाता था और लड़की 80,000 रुपये। मतलब लड़की बचपन से ही लड़के से बहुत तेज है, लेकिन वो बचपन का प्यार था, इस चक्कर में शादी हो गई। तो जो भाई लड़की ने स्वीकार किया मामला, लेकिन बाद में समस्या क्या होती है? समस्या ये है संशय। वही लड़की का समय और उसका पद दोनों बड़ा है तो समय भी ज्यादा लगता था। अब ये अपना जो 5:30 बजे ऑफिस से आ जाते थे पल्सर मोटरसाइकिल से घर, और आके अपना खाना बनाना ये करना करते रहते थे। अब जो लड़की है 9 बजे 9:30 बजे, क्योंकि वो हेड थी, आए तो उसको छोड़ने के लिए कोई आता था, कोई आया जो गाड़ी से कभी आ रहे कभी कैसे आ रहे। मामला कुछ नहीं है लेकिन संशय है वहां। पति को लगता है कि जरूर मामला बिगड़ जाएगा, अगर नहीं बिगड़ा है तो बिगड़ जाएगा, क्योंकि विश्वास नहीं है। आप देखेंगे तो बहुत जगह ये लिखा है कि जिमी स्वतंत्र भय बिगड़ी नारी, जैसे ही नारी स्वतंत्र होती वैसे बिगड़ जाती। आलोचना है तुलसीदास के ऊपर, तुलसीदास जी ये बात कहते हैं कि जिमी स्वतंत्र भय बिगड़ी नारी, जैसे स्वतंत्र हुई वैसे बिगड़ जाती। पुरुष को भी पता है, लेकिन स्वतंत्रता क्या केवल जो महिलाओं को ही बिगाड़ती है? क्या पुरुषों को नहीं बिगाड़ती?
अब तक तो पुरुष इतने बिगड़ चुके हैं ऑलरेडी। उसी संशय में कई बार विवाद हुआ और बाद में संबंध भी टूट गया। आज वो जो बैजू बावरा थे वो आज भी उसी तरह से घूम रहे हैं और वो इटली चली गई। उसमें क्या मिला, किसने क्या पाया, ये तो बहुत आगे की बात है। लेकिन आप उन दोनों ही लोगों से जब भी मिलेंगे तो अजीब सी बेचैनी है दोनों के पास। ये है संशय बोध। मामला इसमें बिगड़ जाता है कि क्या अगर बहुत ज्यादा एक पक्ष, जो लड़का बहुत आगे बढ़ जाए तो लड़की समस्या बहुत नहीं कर देगी, लड़की आगे बढ़ गई तो लड़के पसीने छूट जाएंगे। आईएएस है लड़की, आप पीसीएस है, नहीं तो मान लीजिए और छोटा पद है, चल ही नहीं पाएगा मामला। लड़की ला कहे नहीं हमारे पास समय नहीं है, कहे नहीं हमें पता है तुम आजकल हमें समय ही नहीं दे रही। लोग किसी को समझने को तैयार नहीं है। अब फिर क्या होता है, अगला चरण, फिर वो लड़की वही काम करती है जिसके कारण वो संबंध टूटा था। तो देखा, मैंने बोला था। अब उसके पास कोई विकल्प भी तो नहीं है, जीवन तो वैसे नहीं जी सकती क्योंकि लिबिडो काम कर रहा है। ये सिगमंड फ्रायड बोलता है। ये समझना जरूरी है, यही जीवन का दर्शन है। हाँ, अभी देखिए ज्योति मौर्य वाला केस यही है। पति ने कितना पढ़ाया अब ये नहीं पता मुझे, लेकिन ये बात मतलब जरूर है कि ज्योति मौर्य का क्या स्टेटस सिंबल मैच नहीं करता। हमारी स्टूडेंट मंजू चौधरी को मैंने उसी समय बताया था जब उसका सिलेक्शन हुआ था कि भाई संबंध खराब हो जाते हैं सिलेक्शन के बाद। सबसे पहले संबंधों का प्रबंधन, आईएएस हो गए, अब संबंध का प्रबंधन। आधे घंटे तक बात हुई थी हमारी उसकी। हम लोग बहुत मतलब हमारी उससे खूब बात होती है। हमने उसको समझाया कि संबंध नहीं टूटना चाहिए। उसकी शादी हो चुकी थी, हमने उसको समझाया कि संबंध इधर से उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां एकेडमी में यही होता है कि हम और तुम बराबर, यही होता है। वो तो लोग पिछड़े लोग हैं, वहां कहां दुनिया है, दुनिया तो हमारे पास। हम जर्मनी चलेंगे, हम फ्रांस में जाएंगे, आदमी उसे उलझ जाता है, उसको लगता है यार ये सही है, हम बराबर चक्के हैं। लेकिन जो समझदार व्यक्ति, उसको ये पता है कि भाई बराबरी ऐसे नहीं आती है। उसका पति भी डॉक्टर था, अभी दोनों, उसका भी ट्रांसफर जो है राजस्थान में करवा दिया गया। हम कहे ये जहां रहेगी वहीं तुम भी रहो। वो मौलाना आजाद में डॉक्टर था यहाँ पे जो दिल्ली में। हमने कहा भैया ट्रांसफर अपना वहीं कराओ और वहीं साथ रहो। साथ रहने पे समस्या कम है, दूर रहने पे समस्या हमेशा विश्वास में। फोन नहीं उठेगा 4 बार, तुम्हारा दिमाग उड़ जाएगा, या फोन ही उठाना बंद कर दिया आईएएस बनने के बाद। ये समस्या है। अब बिल्कुल एकदम सकुशल जीवन जो जी रहे हैं, अभी वो सीडीपीओ है, मुझे लगता है 6 महीने में वो डीएम हो जाएगी, क्योंकि 2016-4 लगभग 6 साल सर्विस हो गई। तो अब मामले बिल्कुल शांत है। एक बच्चा है, वो भी योगा करता रहता है, ठीक है, सब चल रहे हैं। लेकिन संबंधों के प्रबंधन की बड़ी समस्या है। ये संशय है, जीवन का भी दर्शन यहां समझ लीजिए। बड़ा पद बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ा विरोध भी लेकर आता है। जितने बड़े पद पे उतना ही बड़ा विरोध आपका होगा। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं लेकिन आप अपने ही संबंध को प्रबंधित नहीं कर पा रहे हैं, तो आप फिर हल्के व्यक्ति हैं, आपसे संबंध चलेगा नहीं कोई भी। जिसको एक बार पकड़ लीजिए तो कृष्ण की तरह से पकड़ लिए, फिर छोड़िए मत। मत पकड़िए तो मत पकड़िए, पकड़ लिया तो फिर पक्ष भी तुम्हारा, विपक्ष भी तुम्हारा, सब हमारा। संबंध में ईमानदारी रखिए, वहां भी ईमानदारी होगी। और वहां, यहां बेईमानी, वहां भी बेईमानी, सब जगह बेईमानी, तो बेईमानी बेईमानी होगी। कोई आखिरी में बचेगा नहीं जिससे आप बात कर पाए। तो यहां ये चीज आपको देखना पड़ेगा। सत्य नहीं ओ पिता संशय जो निकष है। मतलब सत्य क्या है? जब हम संशय में बहुत चले जाते हैं तो हमको सत्य का भी पता नहीं चलता, और फिर जो वास्तविक सत्य है वो भी हमारे हाथ से निकल जाता है, और फिर समस्याएं बढ़ती ही चली जाती हैं।
ये हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए यहीं रुको, कल इसको हम लोग लिखेंगे और उसके बाद शिल्प पक्ष पे भी चर्चा करेंगे। इस पे मुझे जो लगता है, जो नई कविता में एक तो विसंगति बोध और दूसरा लघु मानववाद, ये आपके सामने आएगा ही आएगा। जो लघु मानववाद, तो लघु मानववाद क्या है? अभी बताया, इतनी देर से चर्चा यही चल रही थी, मानव कुछ नहीं है, मानव का जीवन बहुत छोटा हो गया है। चलिए, बहुत बढ़िया, आज के लिए इतना ही। चलिए, बहुत अच्छा, क्या समझ में कुछ आया? बहुत लंबी कहानी थी आज, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा जो समझाने विश्वास करते नहीं है, क्योंकि इसमें आपके दिमाग से जो है बैक फायर होने की पूरी उम्मीद रहती है। उड़ गया दिमाग से, अभी तो समझ में आ गया, बाद में क्या असर क्या था, लेकिन फिर भी ठीक है, चर्चा अच्छी है। पुनीत, आ जाओ। चाय यार ठंडी हो गई थी।